अ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ तबला, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की ओर से मैं आप सबका एक्स्ट्राम्यूरल लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आज हमारे साथ डॉक्टर गुलशन सक्सेना जी हमारे साथ उपस्थित है। वो आम्बेडकर कॉलेज फतेहपुर में वो असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर है और उनके विषय में यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूँ कि सब लोगों को उनके नाम से परिचित है। उन्होंने अपनी जो पीएचडी है वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से की है। कम से कम उनकी 30 जितने शोध पत्र हैं, किताब भी है। हम ताल के बारे विषय में जो है वो हम सब जानते हैं। बहुत प्राचीन तालों के विषय में उनकी एक अपनी सोच है और वो एक उनका एक आधिपत्य उस विषय पर है। मैं ऐसे गुलशन सक्सेना जी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ तबला की ओर से। और हमारे साथ यहाँ आज प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और जो मेहमान हैं उन सबके स्वागत के लिए मैं हमारे डीन, फैकल्टी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर राजेश केलकर जी को मैं विनती करता हूं कि वो शब्दों से आप सबका, सभी गुरुजनों का, शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का सबका स्वागत करें। मैं राजेश जी को विनती करता हूं। डॉक्टर राजेश केलकर सर। हाँ, नमस्कार डॉक्टर गुलशन मैडम, प्रोफेसर डॉक्टर गौरांग भावसार सर, मेरे परम आदरणीय बड़े भाई साहब, पंडित कहूँ या प्रोफेसर कहूँ या डॉक्टर कहूँ, मुकेश गर्ग जी, और सभी संगीत विद्या अनुरागियों को मेरा शत शत प्रणाम। सभी साधकों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। आज जो विषय रखा है और जो उसके एक्सपर्ट है, एक बहुत ही सुंदर संयोग है, क्योंकि ज्ञान की गंगा निरंतर बहनी चाहिए, चाहे कितनी भी समस्याएं परिस्थिति दत्त हो या निसर्ग दत्त हो, कोई भी स्थिति में ज्ञान की धारा अविरत चलनी चाहिए। और उसका प्रयास हमारी फैकल्टी के सभी शिक्षकगण, विभाग अध्यक्ष, विद्यार्थी मित्र, शिक्षक मित्र कर रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमें कुछ आज अर्जित करना है। तो मैं आप सबको फिर से फैकल्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली कल माँ सरस्वती का प्रागट्य दिन है, वसंत पंचमी है, और इस वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में, यानी उसकी पूर्व संध्या पर, हमने आज ताल के विषय में, यानी कि हम ताल के विषय में ऐसा कहते हैं कि यानी कानि च कर्माणि लोके ताले सृतानि च आदित्यादि ग्रहणम च ताल नैवे गतिर्भवे। ऐसे जो ताल है उस, और उनके, हमारे ताल के अधिष्ठात्री देव श्री गणेश जी, उनको याद करते हुए आज हम माँ सरस्वती के प्रागट्य दिन को आज से शुरू करते हैं। और ये हमारा जो लेक्चर सीरीज है वो लगातार, यानी आज हुआ और फिर 7 तारीख को भी होने वाला है। तो ये वसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर शुरू हो रहा है और वसंत पंचमी के बाद एक खत्म होगा। यहाँ हमारे साथ प्रोफेसर मुकेश गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। मैं उनको विनती करूंगा कि वो हमें आशीर्वाद दे, और सारे बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी सुनना चाहेंगे आपको। तो मैं मुकेश जी को विनती करता हूँ कि वो अपना कुछ हमें मार्गदर्शन दे। मुकेश गर्ग साहब। अरे केलकर जी, हाँ आपने तो कमाल कर दिया। मैं आपको सुनने के लिए बैठा हूँ, आपने मेरे ऊपर ही वो पूरा ढोल दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं गुलशन जी को सुनने के लिए आया हूँ, और
ताल पद्धति क्या है, कैसी है, क्या इतिहास है, उसके बारे में मुझे खुद अपनी जानकारी बढ़ानी है। मन में कोई बात आएगी तो मैं अंत में ज़रूर बोल दूँगा। धन्यवाद सर। किसी ने स्क्रीन शेयर की है यहाँ, वो जरा उनको, सुनीता यादव, उनको मैं कहूँगा कि वो जरा अपनी स्क्रीन बंद कर दे। आप स्क्रीन बंद करें। जी धन्यवाद। मैं यहाँ हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर श्री डॉक्टर अजय अष्टपुत्री जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर केदार मुकादम, दीपक सोलंकी जी, धनंजय वेकरिया, जयदीप लकुम जी, इन सबका मैं स्वागत करता हूं। और कई सारे रिसर्चर यहाँ जुड़े हुए हैं और कई सारे यूनिवर्सिटीज के टीचर्स भी यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और मैं गुलशन जी को विनती करता हूं कि वो अपना आज का जो उनका विषय है प्राचीन ताल पद्धति के ऊपर, वो उस विषय पर वो हमें मार्गदर्शन दे। हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, शोधार्थी हैं, उन सबका मार्गदर्शन करे। भारतीय ताल पद्धति का ऐतिहासिक विवेचन, इस विषय हमने यानी चुना है और आज वो हमें मार्गदर्शन देगी। डॉक्टर गुलशन सक्सेना जी को मैं विनती करता हूं कि वो अपना लेक्चर प्रारंभ करें। मैडम, आप अपना मोबाइल जो है वो सीधा कर दीजिए, वो आप थोड़ी सी, ताकि, हाँ यस यस जी जी गुलशन जी, सबको विनती है कि वो अपना माइक बंद रखे और सुने उनको। गुलशन जी। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, ठीक है। प्रणाम सर। मैं सृष्टि के नियंता परमपिता परमात्मा को प्रणाम करके कुछ उन्हीं से सीखी बात आज आप सबको समर्पित करने जा रही हूँ। बात करने के बाद बात निकल जाएगी, थोड़ा दूर चली जाएगी, उससे पहले कुछ प्रणाम और कुछ वंदन कर लूं। मैं अपनी गुरु डॉक्टर सुभद्रा चौधरी, प्रोफेसर सुभद्रा चौधरी, जिनकी भारतीय संगीत में ताल और रूप विधान नामक पुस्तक से सभी विद्यार्थी परिचित होंगे, सभी शोधार्थी परिचित होंगे और सभी संगीत के दिग्गज उससे परिचित ही हैं। तो मैं उनको, जिन्होंने मुझे अपने सानिध्य में 5 साल रखकर ताल सिस्टम, भारतीय ताल पद्धति का ऐतिहासिक कहें, प्राचीन ताल से वर्तमान तक का कहें, विश्लेषण उतनी बारीकी से सिखाया, समझाया कि हमें उनको याद करके उन्हें बार-बार प्रणाम करने का दिल होता है। मैं मुकेश गर्ग सर को प्रणाम करूंगी इसलिए कि मैंने अपने जीवन की जब शुरुआत की थी, मतलब जब अब हम थोड़ा-थोड़ा लिखना, थोड़ा-थोड़ा पढ़ना जानते थे, तो मैंने पहला शोध प्रपत्र सर के सामने, सर वहाँ गैस लाइन में थे और हम स्टूडेंट और शोधार्थी से थोड़ा-सा होके बस तुरंत नौकरी ही ज्वाइन की थी, तो मैंने सर के ही सामने में पहला शोध प्रपत्र प्रस्तुत किया था। और राजेश केलकर जी, इनसे मेरा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, मैं कभी इनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन एक बार बीएचयू के सेमिनार में इन्हें सुन रही थी, आपकी आवाज की कशिश और बिना कुछ देखे हुए धारा प्रवाह, आपका विषय पर जो कमांड था, उसने ऐसा बांधा कि उसके एक मुश्किल से 15-20 दिन के बाद ही हमारे कॉलेज में सेमिनार हुआ और मैंने तभी पहली बार राजेश केलकर सर को सुना था और हमने इनको ढूंढ के निकाला और सर बड़ी सहजता से हमसे जुड़े और सर ने अपना एक व्याख्यान हमारे साथ भी किया। हम आज तक मिले नहीं हैं, लेकिन वो एक ईश्वरीय मिलन जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अभी अध्यात्म में कहते हैं, वो ईश्वरीय मिलन हम लोगों के बीच में जरूर है। लगता है कि जैसे एक बहन एक भाई से कहीं दूर से बैठ के कुछ उम्मीद करती है और वो भाई वहीं से ही पूरी कर देता है उन उम्मीदों को और हमारा काम हो जाता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। और गौरांग सर जब हमें अचानक प्रिंसिपल कह देते हैं, हम डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो अचानक कह देते हैं गुलशन जी कल लेक्चर होना है, गुलशन जी कल सेमिनार होना है, और हमारे पास नहीं होता कोई भी, हम उठाते हैं फोन गौरांग सर को और गौरांग सर को हम कहते नहीं है, बस आपको खड़े हो जाना है और गौरांग सर खड़े हो जाते हैं। गौरांग सर के साथ मैंने एक विशेष पेपर के तहत काम किया है और गौरांग सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। काम को कैसे मैनेज किया जाए वो सीखा है और विनम्रता सीखी है और एट द सेम टाइम अनुशासन भी सीखा है। मैंने सीखा है बहुत कुछ सर आपसे। आप सबको अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पर मेरा दिल से बहुत धन्यवाद।
आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, जबकि एक तरफ मुकेश गर्ग सर मुझे सुन रहे हैं और राजेश के मैं अपने जीवन में मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं किसी की फैन नहीं होती ईश्वर के सिवा, मैं केवल ईश्वर की फैन हूँ। लेकिन कुछ संगीतकारों की जिनकी मैं बहुत फैन हूँ, वो मेरे गुरु खुद मुकुंद भाले सर, राजेश केलकर जी, ऐसे कुछ नाम हैं कि जो हैं, बस वो हैं। तो वो उन नामों को, उन व्यक्तित्वों को, उन गुरुओं को, आपको गुरु कहते हुए कोई हर्जा नहीं होता। आप सबको बहुत-बहुत प्रणाम और आप सब अपने-अपने क्षेत्र में। और हाँ, एक बात बताऊँ, आप तो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई लिंक कहीं से भी पा जाती हूँ जहाँ पर राजेश केलकर देखती हूँ तो मैं उसमें एज़ ए स्टूडेंट बैठ जाती हूँ और वो चाहे गायन के, वो आपके प्रोग्राम ऑब्वियसली गायन के ही होते हैं। मैं पूरे समय बैठ के आपके कार्यक्रम सुना करती हूँ। चलिए, अब आते हैं ताल पद्धति पर। आपके यहाँ के विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, सबको मेरा बहुत-बहुत प्यार, बहुत-बहुत आशीर्वाद पहुँचे। काश कभी हम आमने-सामने बड़ौदा यूनिवर्सिटी सुनने में बड़ा भारी भरकम सा लगता है। कभी आने मिलेगा गौरांग सर ज़रूर। ये इच्छा आज पूरी की है ईश्वर ने आपके साथ काम करने की। ये इच्छा भी पूरी करेगा कि एक दिन हम आमने-सामने लेक्चर कर रहे होंगे। तो बिल्कुल टाइम बिगाड़े बिना सीधे से आती हूँ भारतीय ताल पद्धति का ऐतिहासिक विवेचन। भारतीय ताल पद्धति। ताल पद्धति, जब हम अभी पद्धति की बात नहीं करें, सिर्फ ताल शब्द को लें, अगर हम वर्तमान से पहले थोड़ा-सा वर्तमान से समझें और फिर हम एकदम से, क्योंकि एकदम से प्राचीन में जाऊँगी तो लगेगा कि जैसे हम कहीं किसी ऐसे युग में पहुँच गए कि जिसे हम नहीं जानते। लेकिन भारतीय ताल पद्धति की क्या कहें, भारतीय संगीत की ही एक ऐसी अनूठी परंपरा है जो प्राचीन काल से लेकर आज तक बिना बाधित हुए एक निरंतर सहस्त्रधारा सी बहती है। मतलब अर्थ इसका, हम आज की कोई चीज देखें वो पुराने से रिकनेक्ट करती है, अर्थात आज की चीज का हर मूल बीज पुरानी प्राचीन पद्धति में मौजूद है। और जब हम प्राचीन में बैठ करके हम प्राचीन पद्धति को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हम पाते हैं कि जैसे एक बीज है और उसके बट वृक्ष के विस्तार की तरह शाखाएं फैलती जाती हैं और उस फैलती हुई शाखाओं में हम मध्ययुगीन इस दौर को पार करते हैं, उत्तर मध्ययुगीन दौर को पार करते हैं और वर्तमान तक आ जाते हैं। हम ताल की बात कर रहे हैं। भारतीय ताल पद्धति के मूल सिद्धांतों का निरूपण हम सबसे पहले समझ लें संगीत के अन्य विषयों की तरह, जैसे कि संगीत के अन्य विषय गायन, रस, जो नाट्य शास्त्र में मौजूद है। नाट्य शास्त्र ही सारे विषयों को, संगीत के सारे विषयों को समेटता है। तो ठीक उसी तरह ताल शब्द का उल्लेख भी सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में ही उपलब्ध होता है। इसलिए ताल की दृष्टि से आधार ग्रंथ नाट्य शास्त्र ही है। सेकंड, नाट्य शास्त्र की जो टीका है अभिनव भारती की, अभिनव भारती में अभिनव गुप्त द्वारा, उसमें उन्होंने नाट्य शास्त्र एक ग्रंथकार की, चूंकि वो टीका है तो ग्रंथकार के अकॉर्डिंग तो चीजों को लिया ही है, पर उस ग्रंथ के अलावा भी जो लोक में कुछ उल्लेख थे जो ग्रंथ में नहीं आते हैं, भंग उपभंग जैसे तालों के नाम और कुछ ऐसी जातियां या तालों के संयोग से बनने वाले ताल जो मूल नाट्य शास्त्र में नहीं आते, लेकिन अभिनव गुप्त उनको समेटता है। आगे बढ़ते हैं, क्रमशः थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मतंग कृत बृहदेशी आता है। बृहदेशी का तालाध्याय लुप्त है, लेकिन नाम में देशी तत्व उसके देशी होने के प्रमाण को ही, प्रमाण का एक खुद ब खुद साक्ष्य है। आगे आते हैं जब संगीत रत्नाकर, तो मार्ग देशी वहां पर स्पष्ट विभाजन के साथ मिलता है। अभी इसको समझिए कि कैसे 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 मिलता है। नाट्य शास्त्र में डायरेक्ट मार्ग और देशी शब्द नहीं, बल्कि गांधर्व और गान शब्द है। गांधर्व और गान किस लिए है? साम। अब और नाट्य शास्त्र से जरा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें। साम यानी वैदिक कालीन साम संगीत, सामवेद के अंतर्गत ऋचाओं का गायन। ये यहाँ से हम हर एक विधा वाले यहाँ से हम संगीत को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, समझते हैं, ताल को नहीं कनेक्ट कर पाते। साम संगीत जो था, जो कि ऋचाओं का गायन सामवेद में आया, पर साम से भी भिन्न संगीत की धारा थी। केवल सामवेद में जितना संगीत का प्रयोग, स्वरों की बात कही गई है, केवल उतना ही संगीत नहीं था। संगीत और भी देशव्यापी होने के कारण और भी लक्ष्य में, जैसे हम लक्ष्य में, वो तो लक्षण की बात हो गई, लिखित परंपरा की बात हो गई, मगर संगीत लक्ष्य में ताल परंपरा, ताल प्रणाली, ताल की कुछ कुछ बातें लक्ष्य में और भी थी, जो कि
साम से भिन्न संगीत कहलाता था। न सिर्फ ताल की, गायकी की भी, स्वरों की भी, सब ये सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो साम परंपरा में तो आते हैं एक नियमबद्धता के साथ, बाकी जगह आते हैं थोड़ी कम नियमबद्धता के साथ, लेकिन है। माने कि कहने का मेरा अभिप्राय कि दो धाराएं संगीत की चल रही हैं, एक साम संगीत और एक साम भिन्न संगीत। अब साम संगीत से भिन्न धारा यानी कि अब उसमें से एक दो धाराएं निकलती हैं, एक गांधर्व और एक गान। साम भिन्न संगीत के दो रूप, एक गांधर्व और एक गान। गांधर्व क्या है? गांधर्व के लिए जो गंधर्वों के द्वारा प्रयुक्त किया जाए वो गांधर्व है। गंधर्वों के द्वारा प्रयुक्त किया जाए और उसके साथ 3 शर्तें हैं कि जो कि देवता परितोष है। देवता परितोष है यानी उसका प्रयोग केवल देवताओं के लिए, कि देवताओं की उपासना, देवताओं की संतुष्टि के लिए उसका प्रयोग किया जाना है। और उसका जो फल है, वो फल जो प्रयोक्ता है, जो प्रयोग कर रहा है गांधर्व संगीत को, केवल उसे प्राप्त होगा। ठीक इसी समय वो गांधर्व के साथ ही दूसरी धारा है गान। गान भी नियमबद्ध है, लेकिन गांधर्वों के द्वारा प्रयुक्त है। जैसे कि गांधर्व संगीत गांधर्वों के द्वारा प्रयुक्त है और देवता परितोष है। गांधर्व गान देवताओं से अलग लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों के लिए प्रयुक्त है। लोगों के द्वारा लोगों के लिए प्रयुक्त है। जब कोई भी संगीत प्रणाली, तो उसमें थोड़े से परिवर्तन की गुंजाइश है, थोड़े से। इसी गान से इसी को आगे थोड़े से कालांतर में, जहां पे कि संगीत रत्नाकर से थोड़ा सा पहले से, इसकी गांधर्व के समकक्ष मार्ग को रखा और गान के समकक्ष देशी को रखा। तो कुछ ग्रंथकारों ने मतांतर से गान की ही 2 शाखाएं समझी कि गान की गांधर्व तो चूंकि देवता परितोष था, इसलिए एक निश्चित जगह पर प्रयोग हो रहा था, और जो तीसरी शर्त थी अभी मैंने नहीं बताई, अपरिवर्तनशील था। किसी भी हालत में गांधर्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। गांधर्व की यही शर्त मार्ग में आती है। मार्ग में भी किसी हालत पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहां से ताल की बात स्पष्ट रूप से शुरू हो जाती है कि नाट्य शास्त्र में 5 प्रकार के मार्ग ताल कहे गए। केवल मार्ग ताल नहीं कहे गए, उस तालों को प्रस्तुत करने का सारा विधान प्राप्त होता है। कैसे? बहुत संक्षेप में मैं चीजों को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि 1 घंटे में पूरा मार्ग और देशी में आपको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मार्ग का सारा विधान कैसे प्राप्त होता है? 5 प्रकार के ताल भरत मुनि कहते हैं: चचतपुट, चाचपुट, षटपिता पुत्रक, संपक वेष्टाक और उद्घट्टा। अब जो चचतपुट, चाचपुट, षटपिता पुत्रक हैं, ये वो 5 ताल हैं जिनका की प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के किया जाएगा। परिवर्तन बिना, अपरिवर्तनीय यानी वो जिन रूप के साथ प्रयोग होता है उसी लक्षण के साथ प्रयोग होगा। लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि अगर गुरु है तो उस गुरु को लघु में कन्वर्ट कर दें कि लक्षण तो वही रहा। नहीं, चचतपुट जैसा है, चचतपुट नहीं, 5 ही मार्ग जैसे हैं, जिस लक्षण के साथ प्रयुक्त होते हैं वो उसी लक्षण के साथ ही प्रयोग हो जाएंगे। उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन कहाँ नहीं होगा? इन मार्ग तालों को प्रयोग करने की विधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन मार्ग तालों को प्रयोग करने के साधन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साधन मीन्स ये मार्ग ताल हमारे आज के तालों के तरह से अवनद वाद्य पर प्रयुक्त नहीं होते थे, तबले पर प्रयुक्त नहीं होते थे, पखावज पर प्रयुक्त नहीं, तबला तो था ही नहीं, मृदंगम पर भी प्रयुक्त नहीं होते थे। गायन था, वादन था, मगर और ताल भी था। भरत कहता है कि यस्तु तालम न जानती नासा गायक नासा वादक। जो ताल नहीं जानता, न गायक है न वादक है, तो ताल का प्रयोग कैसे हो रहा है? ताल का प्रयोग हाथ की सशब्द और निशब्द क्रियाओं के आधार पर होता है। 4 सशब्द क्रियाएं हम सब जानते हैं, हम सबने इन सभी क्रियाओं के नाम सुने हैं, लेकिन उनका प्रयोग कैसे होता था? सशब्द और निशब्द। निशब्द जिनमें आवाज नहीं, सशब्द जिनमें आवाज है। आवाप, निष्क्राम, विक्षेप और प्रवेशक, ये निशब्द क्रिया है, आवाज नहीं हो रही। सशब्द ध्रुव, चुटकी बजाते हाथ का नीचे आना, और ध्रुव शम्या, दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर ताली, ताल बाएं हाथ की दाहिने हाथ पर ताली और दाहिने हाथ दोनों हाथों का सम्मिलन, ये सन्निपात। तो ध्रुव, शम्या, ताल, सन्निपात। आवाप ऊपर की हुई हथेली का कुंचन, नीचे की हथेली का विस्तार। विक्षेप निष्क्राम और विक्षेप दाहिने हाथ का झटकना, और प्रवेशक ऊपर किए हुए हाथ को उंगलियों को सकोड़ना।
ये 4 4 4 और 3 ध्रुवा का प्रयोग, ध्रुव जो चुटकी बजाते हैं वो संगीत रत्नाकर कहता है, नाट्यशास्त्र नहीं कहता उसको। नाट्यशास्त्र 3 प्रकार की सशब्द क्रियाएं और 4 प्रकार की निशब्द क्रियाओं के आधार पर ताल का प्रयोग होता था, किया जाता था मार्ग तालों में। तो अभी यहाँ पे तुरंत मन में ये ख्याल उठता है कि अब तालों का प्रयोग अगर इससे हो रहा है तो अपनद्ध वाद्य क्या करता है, अपनद्ध वाद्य का क्या स्वरूप है। हम जब आज देखते हैं तो हम पाते हैं कि अपनद्ध वाद्य और ताल पर्याय हो गए हैं, क्योंकि ठेका आ जाने से ठेके का प्रस्तुतिकरण, ठेका मीन्स एक निर्धारित बोलों का समूह, वो ताल का स्वरूप बन जाने के कारण, वो ताल का प्रकटीकरण करने का मुख्य आधार बन जाने के कारण अपनद्ध वाद्य में भी तबला, और तबला को अगर ना भी करे तो अपनद्ध वाद्य प्रधान हो गया। तबला कहें, पखावज कहें, किसी प्रांत में मृदंग कहें, किसी कहें खोल कहें, पर मार्ग ताल में नहीं, प्राचीन में नहीं, पर ताल है। और ताल है नहीं, ताल बहुत व्यापक रूप से है, लेकिन इन हाथ की क्रियाओं के द्वारा। तो क्या स्वरूप निकलता है मार्ग ताल का कि हाथ की सशब्द निशब्द आदि क्रियाओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया काल का विशेष प्रकार का खंड, जिसके द्वारा गायन वादन नृत्य में, वो तो हर जगह आएगा, गायन वादन में नृत्य में लगने वाले समय का मापन किया जाता है, वो ताल है। और अपनद्ध वाद्य की दृष्टि से अपनद्ध वाद्य का क्या रोल है, मैंने अभी बात पीछे छोड़ी थी। अपनद्ध वाद्य का रोल है, वहां 2 शब्द आते हैं, मान और उपरंजन। मान है माप करना, मान हम जो आज ठेके को, मतलब ठेके के द्वारा हम गायन वादन नृत्य में माप करते हैं, समय को, एक कालखंड को नापते हैं, 16-16 मात्राएं दिखाते हुए चलते हैं, यानी हम मान कर रहे हैं। उस रचना का दूसरा पक्ष जो गा रहा है या बजा रहा है सितार आदि पर, या गा रहा है या कि नर्तक नृत्य कर रहा है, उस दूसरे पक्ष के साथ तालधारी जब मापन का कार्य करता है तो उसे कहा गया मान। और जब तालधारी सीधा सीधा टेका ना देकर माप नहीं करता, उसको रचनात्मकता के साथ बोलों के भराव के लिए, गंभीरता लाने के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए, एक सीधे ठेके के मतलब 2 बोलों के 2 तब बोल नहीं, 2 इकाइयों के, एक इकाई के बीच के अंतराल को भरने के लिए जब बोलों का वादन करता है अपनद्ध वाद्य पर, उसे कहा जाता है उपरंजन। तो ये 2 चीजें होती हैं, मान और उपरंजन, जिसमें से मान का काम ताल करता है, ताल अपनद्ध वाद्य नहीं, ताल करता है, और उपरंजन का कार्य अपनद्ध वाद्य करता है। ये दोनों अलग अलग बातें। अब आगे क्या हुआ, तो इस तरह से चच्चटपुट ताल का, अब चच्चटपुट ताल की हम बात करें, मैं गौरंग सर आवाज आ रही है, ठीक चल रहा है? अच्छा, मे भी सब लोग म्यूट हैं, मेरी आवाज तो है, क्लियर आ रहा है, सब ठीक चल रहा है ना? बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है। अभी एक लोग तो म्यूट ना रही, क्योंकि मैं बोर्ड पे कुछ थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ बच्चों के लिए, बच्चों की दृष्टि से। तो अगर बोर्ड पे लिखने में कुछ उसका वो साइड नहीं दिखाई देगी तो आप लोग बताएंगे मुझे थोड़ा सा, यहाँ मोबाइल के उसमें। तो अब ये चच्चटपुट ताल का मैं केवल एक ही ताल को लेके चलती हूँ, एक ताल बता देती हूँ, उसी आधार पे सारे ताल बनते हैं। ये जो ताल है, इसका लक्षण खुद ब खुद सिद्ध हो जाता है अपने हर ताल का। ये मार्ग तालों का सिस्टम समझना, बहुत, एक बार समझ ले तो बहुत। आ रहा है सर, दिखाई दे रहा है सर? बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ मैडम, बोर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा नजदीक लाना पड़ेगा तब पता चलेगा। आज ही अब दिखाई दिया, इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। मैं दिखाऊंगी, हाँ, बस आप एंगल बता दीजिए। जी, अभी दिख रहा है, अभी आगे ले जाइए थोड़ा सा, तो जो आपने लिखा है चच्चटपुट के बाद वो दिखाई दे। कुछ नहीं लिखा अभी, चच्चटपुट के बाद आप लिखेंगे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो चच्चटपुट ये पहला ताल है मार्ग ताल का। इसके बाद मैंने आपको नाम बताया, वो ये मैं केवल इसलिए यहाँ बताना चाहती हूँ कि एक तो एक मार्ग ताल सिद्ध भी हो जाए कि कैसे मार्ग तालों का प्रयोग होता था। दूसरे, एक ताल के लिए जो है वही 5 ताल के लिए भी नियम वही है, 5 ताल स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। कैसे सिद्ध होते हैं? सिद्ध होना माने उनके लक्षण भी स्वतः निकल आते हैं, और उन लक्षण में होने वाली क्रिया विधि का भी हमको पता चल जाता है। अब कैसे? चा और आधा चाहिए है, चच चट पुटा। तो संस्कृत के उसके अनुसार, छंद शास्त्र के अनुसार, जो आधा संयुक्ताक्षर, आदि अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर अपने से पूर्व वाले अक्षर को दीर्घ बनाता है, तो ये बन गया गुरु।
इस चा ने इस चा को दीर्घ बना दिया, इस ता ने इस चा को, ये भी संयुक्त अक्षर है, इसने अपने पिछले को गुरु बना दिया। जी चच चत, और पू में कुछ भी नहीं है, ना कोई मात्रा है, वो लघु है, तो ये लघु बन गया। विसर्ग अपने से पहले वाले को दीर्घ बनाता है। चच चत कुटताल का लक्षण बन गया गुरु गुरु लघु गुरु। जी ठीक है, अभी गुरु गुरु लघु गुरु पर यहाँ पर भरत मुनि कहते हैं कि चूंकि ये गुरु गुरु लघु गुरु है, पर जो ऋषि होते हैं हमारे भारत की परंपरा के जो ऋषि हैं, उनको वो चूंकि ग्रंथ की रचना तो भरत मुनि कर रहे हैं, और उस वक्त एक इकाई है जो अभी तक बाद में केवल लघु और गुरु ही इकाइयां बाद में देशी में आती है, लेकिन उस वक्त एक और इकाई है जो छंद शास्त्र से संगीत को अलग करती है। ये कहें या ये कहें कि जो संगीत की प्रयोग होने वाली इकाइयों के एक वैशिष्ट्य को प्रदान करती है, वो है प्लुत। प्लुत छंद शास्त्र में नहीं मिलेगा। छंद हिंदी के मतलब संस्कृत के साहित्य में कहें, जहां हिंदी के साहित्य में कहें, छंद शास्त्र में लघु और गुरु मिलेंगे, लेकिन संगीत में कुछ अन्य इकाइयों को जोड़ा गया। उसमें से एक इकाई थी मार्ग ताल में, वो थी प्लुत। तो उनके वाक्यों को, मुनियों के ऋषियों के वाक्यों को आप्त वाक्य कहा जाता था कि आप्त मीन्स इनके वाक्यों, इनकी बात को कोई काट नहीं है, उस पर कोई प्रश्न नहीं करेगा कि क्यों प्लुत रखा। वो उन्होंने रखा कि ये जो चच कुटताल का लक्षण अब जो स्वतः सिद्ध हो गया, इसके नाम के आधार पर उसमें अंतिम जो क्रिया है वो है प्लुत। अभी चच कुटताल का लक्षण निकल के आ गया गुरु गुरु लघु प्लुत। इसी तरह से चाचकुट का भी निकल आएगा, और इसी तरह से सब निकल आएंगे। और ये चाचकुटा गुरु लघु लघु गुरु। तो ये मैंने दो का निकाल के दिखाया, जिसमें कि षटपिता पुत्रक और संपक वेष्टाक में आदि और अंत में वो गुरु का प्लुत करते हैं, बाकी बीच के गुरु ही रहते हैं। और उद्घट में तीनों गुरु हैं, उद्घट्टः में तीनों गुरु बन जाते हैं, वो खुद ही स्वतः सिद्ध होकर, और वो तीनों गुरु से उद्घट ताल होता है। इस तरह से ये पांचों ताल। अब इन पांचों ताल को लगाने की विधि, इनको सर में दिखाई दे रहा है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल मैडम, मतलब मैं ये मोबाइल, हाँ ठीक है सर। तो अभी कैसे कि इसकी जो कला विधि है वो है सन्निपात गुरु गुरु लघु गुरु, सन्निपात शम्या ताल शम्या। अभी कैसे लगाएंगे और कैसे गायन के साथ प्रयोग करेंगे मार्ग ताल का? सन्निपात शम्या ताल शम्या, हमने अभी देखा सन्निपात और शम्या और ताल और शम्या। अब कैसे प्रयोग करेंगे? जो गुरु है इनका काल निर्धारण करना है। अभी काल निर्धारण करना है, इट मीन्स कि पहले लघु का काल निर्धारण, और लघु का काल निर्धारण करने के लिए कहा कि जो छंद शास्त्र के 5 लघु अक्षर हैं मिलाकर संगीत का एक लघु बनेगा। 5 क च ट त प। मैं देवनागरी का एक एक वर्ग का एक एक अक्षर ले रही हूँ, क च ट त प। अब का पे मैं ताली दूंगी, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। ये एक लघु। अभी मैंने इसमें से धीरे से क च ट त प को हटा दूंगी। क च ट त प, क च ट त प, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये मेरा संगीत का एक लघु बन गया। गुरु संगीत इसका लघु का दुगना सबको पता है, और प्लुत संगीत, इसका संगीत में लगने वाला ये प्लुत लघु का 3 गुना, ये हम सबको पता है। मगर इसका प्रयोग कैसे करना है? अभी गुरु गुरु लघु प्लुत 1 2 3 4 5, क च ट त प, क च ट त प। गुरु दुगना है लघु का, क च ट त प, 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 क च ट। प्लुत 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 गुरु, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 गुरु, 1 2 3 4 5 1 लघु, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लुत। ये हो गया निर्धारण। अभी सिर्फ निर्धारण हुआ है, अभी इसमें ताली खाली की व्यवस्था। हम वर्तमान में ताल ऐसे ही तो बनाते हैं, पहले हम मात्राओं को विभाजन में, ये विभाग के साथ, और उन मात्राओं का अंतराल कि अगर धागे है तो डबल बोलेंगे, त्रिकिट है तो और उससे कम 24 में बोलेंगे, और एक मात्रा में एक मात्रा है तो वैसे बोलेंगे, वैसे बनाते हैं। उसके बाद उसको अभी ताली खाली का विधान, कौन सा वर्ण हमें कहाँ ताली पे रखना है, कौन सा हमें खाली पे रखना है, सेम ये वहीं से आ रहा है। बीज वहीं का बीज है जो यहाँ तक पल्लवित होकर आ रहा है। अभी देखिए कैसे, ये सन्निपात है, पहले वाले पर है सन्निपात, शम्या ताल शम्या। मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प शम्या, क च ट त प, क च ट त प ताल, क च ट त प, और तुरंत लघु के बाद क च ट त प, क च ट त प, क
अभी मैं कचटा तप हटा देती हूँ और मैं गुरु गुरु लघु प्लुत बोलूंगी सिर्फ गुरु गुरु 1 2 सन्निपात पे आके सम पे उस जगह वो ताल छूटता है। ऐसे ताल का व्यवहार होता था। अब ताल का व्यवहार कहाँ होता था? ताल का व्यवहार जो गायक गीतक गा रहा है या जो वादक वीणा पर राग बजा रहा है, जो गायक ध्रुव अभिनय क्योंकि नाट्य शास्त्र सारा अभिनय के ही संदर्भ में लिखा गया शास्त्र, नाट्य का ही शास्त्र है। तो नाट्य के पूर्व रंग में ध्रुवों के गायन में और नाट्य के उत्तरांग में, नाट्य के पूर्व रंग में गीतकों के गायन में और नाट्य के उत्तरांग में ध्रुवाओं के गायन के समय ताल का प्रयोग किया जाता है। वहां गीतक, चूंकि गीतक गाए जा रहे हैं, उन गाए जाते हुए गीतकों के साथ हाथ पर ये ध्रुव शम्या, सन्निपात, शम्या ताल, शम्या के द्वारा ताल प्रयोग किया जा रहा है। पखावत, अब आप वो सीन को क्रिएट करिए कि एक मतलब उस प्राचीन काल का वो एक समय की एक सिनारियो अपने सामने अब देखिए, कोशिश कीजिए कि एक सभा है और उस सभा में मान लीजिए कि चलिए अभिनय की ही सभा है, लेकिन वो अभिनय की सभा भी पूरी क्लासिक में, हमने अभी बहुत सारे थिएटर्स हम अभी भी देखते हैं जो बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिक से सजे हुए होते हैं उस समय का। तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं? मार्ग संगीत की, जो कि देवता परितोष है। अभिनय भी किसके लिए हो रहा है? देवताओं के लिए हो रहा है। परिधान भी किसका? देवताओं के, गंधर्वों के द्वारा देवताओं के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। और वही क्रम आगे आ रहा है मार्ग संगीत में, गीतकों में। तो वो एक आध्यात्मिक सभा है, ऐसा सोच सकते हैं हम। और उसमें शुद्ध शास्त्रीय संगीत का गायन हो रहा है, जिसमें कि गीतक गाया जा रहा है। हमने वहां पर ये खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में ये एक हमने देखा, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने गीतक को वहां से उठा के उस स्वरावली में डाल के गीतकों को गाया और पखावज और वीणा के द्वारा उस मंच को वैसे ही सजाया गया और हाथ की ताली खाली के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये हुआ मार्ग ताल का स्वरूप। इस तरह से ये मार्ग ताल दिखने में 5 मार्ग ताल हैं, लेकिन ये 5 मार्ग ताल, ये तो मैंने अभी इसका एक प्रयोग बताया। इसी के 3 प्रयोग तो यही की यही ग्रंथकार देता है। सन्निपात शम्या ताल शम्या, शम्या ताल शम्या ताल, ताल शम्या ताल शम्या। अब ये हमारे आज से कैसे जुड़ता है? जब हम दादरा या कहरवा में करते हैं तो हम केवल धादी ना धाती ना नहीं बजाते, धा धाती ता धाती, धादी ना धाती, मतलब हम कितने प्रकार बना लेते हैं वहां जी। ये कहाँ से, ये मूल बीज कहाँ से आ रहा है? वो मार्ग ताल से आ रहा है। एक ही ताल के वो 3 तो वो यही देते हैं, प्लस आगे जब वो चतुराश्र और तालों के और 2 भेद बताते हैं भरत मुनि, तो चतुराश्र और त्रयाश्र के अलावा भी और 5 भेद बताते हैं। इनको जोड़ के चतुराश्र और त्रयाश्र के साथ आज हम 5 भेद चतुराश्र त्रयाश्र में संकीर्ण प्रस्तुत करते हैं, वो इनके अलावा भी और 5 भेद बताते हैं। और इसके अलावा अभिनव गुप्त भी भंग उपभंग जैसे तालों के नाम लेते हैं। तो ऐसे मतलब केवल ये 5 मार्ग ताल दिखते हैं, मगर और बहुत सारे ताल हैं जो मार्ग ताल के समय ही प्रयोग किए जाते थे, प्रयोग में आते थे। और ये 5 मार्ग ताल भी अपने आगे, ये तो जो मैंने अभी आपको ये स्वरूप दिखाया, ये है यथाक्षर, जैसा अक्षर वैसा उसका नाम। इसे कहते हैं एक कल। यानी जैसे हम अभी आज को देखें तो हम एक कल माने जैसे धा दिन दिन धा, तो वो क्या है? एक कल मतलब एक मात्रा में, एक मात्रा के काल में एक मात्रा को कहना। और एक मात्रा के काल में अभी ये एक कल तक, मतलब ये काम एक मात्रा में एक मात्रा का नहीं, ये एक काल में एक मात्रा में नहीं ठहरता। ये काम अभी द्विकल और चतुष्कल के द्वारा भी प्रयुक्त होता है। तो हर एक ताल 3 प्रकार से व्यवहृत होता है, तो 15 प्रकार के से तो यही प्रयुक्त होता है। पर फिर उसी मार्ग के जो और 3 भेद हैं, चित्र मार्ग, वार्तिक मार्ग, दक्षिण मार्ग, तो उन कलाओं से गुजरते हुए अनंत भेद बन जाते हैं। तो इस तरह से ये विराट रूप में मार्ग ताल प्रयोग तो किया जाता था। और फिर आगे बढ़ती हूँ, जल्दी से आगे बढ़ती हूँ। तो ये मार्ग ताल की बात हुई। अभी आगे जैसे हम आगे बढ़े का मतलब हम सीधे संगीत रत्नाकर पर आते हैं। तो संगीत रत्नाकर में सर जब भी अंत करना हो मुझे 5 मिनट पहले बताइएगा। नहीं, आप बिल्कुल फ्लो में, और ये जरूरी है आज बच्चों को ये सुनना। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। जब भी आपको लगे कि अब रोकना है तो बस 5 मिनट पहले मैं समेटूंगी, उसको वर्तमान पे लाऊंगी, इसलिए तो मुझे 5 मिनट पहले जरूर बता दीजिएगा। तो अब
नाट्य शास्त्र की बात मैंने की, मार्गदेशी मार्ग ताल की बात हमने समझी, और मार्ग ताल के बाद ये जो तालों का निरूपण है, आगे हम बिल्कुल सुविधा की दृष्टि से भी ऐसे जो आपके विद्यार्थियों के समझ में आ जाए, वो ऐसे कि हम इस पूरे ताल सिस्टम को, चूंकि हम ताल की ऐतिहासिक बात कर रहे हैं, तो इतिहास का कनेक्शन आपके साथ दिमाग में आना चाहिए। तो हम थोड़ा सा ज्यादा प्राचीन यानी वैदिक कालीन में वेदों से साम भिन्न संगीत, वहां से गांधर्व गान, और गांधर्व और गान से मार्ग और देशी की परंपरा जो नाट्य शास्त्र में मार्ग ताल पद्धति के नाम से हुई। इनके बाद के ग्रंथ दत्तिलम और बृहदेशी में ये परंपरा थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती हुई कहाँ आती है? 13वीं शताब्दी, संगीत रत्नाकर। कौन सा युग? मध्य युग। मध्य युग का कौन सा? मध्य युग का उत्तरार्ध युग। इतिहास साथ साथ चल रहा है, क्योंकि संगीत का इतिहास अलग से कोई इतिहास नहीं है, जो हमारी देश की संस्कृति का इतिहास है, संगीत उसी धारा में तो अपने को ढालते हुए आगे बढ़ रहा है। जब हम संगीत के इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास कोई एक अलग से इतिहास विषय नहीं है। वहां पर संगीत और इतिहास गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं। इतिहास संगीत की धारा, संगीत इतिहास की धारा बनके अपने आप को आगे बढ़ाता है, और इतिहास संगीत के कंधे बनके खड़ा होता है कि ये हम खड़े हैं, ये हम खड़े हैं, माने एक समय का कालखंड। इतिहास क्या है? समय का कालखंड। कौन सा कालखंड? जो एक जगह से शुरू हुआ और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, वो समय का कालखंड। तो वो समय का कालखंड, अभी हमने थोड़ा सा प्राचीन से थोड़ा पहले वेद काल, वेद से प्राचीन से नाट्य शास्त्र से हम आते हैं संगीत रत्नाकर पर। पूर्व मध्यकाल संगीत रत्नाकर सीधे कहता है कि तालस्थल प्रतिष्ठायामिति धातोर्घः स्मृतः गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यतस्ताले प्रतिष्ठितम। तालस्थल प्रतिष्ठायामिति, तल धातु में घ प्रत्यय लगने से जिस ताल शब्द की भी उत्पत्ति होती है, वो प्रतिष्ठा अर्थ प्रदान करने वाला है। तालस्थल, तल धातु में घ प्रत्यय लगने से जिस ताल शब्द की भी उत्पत्ति होती है, वो प्रतिष्ठा अर्थक प्रतिष्ठा प्रदान, प्रतिष्ठा मतलब आधार प्रदान। किसको आधार प्रदान करने वाला है? गीतम वाद्यम तथा नृत्यम यतस्ताले प्रतिष्ठितम। गीत, वाद्य और नृत्य, ये तीनों ही इस ताल के द्वारा आधार प्राप्त करते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संगीत रत्नाकर यानी शारंगदेव अपने ग्रंथ में मार्ग और देशी का स्पष्ट उल्लेख 5 संदर्भों में करते हैं। वो 5 संदर्भ हैं: राग, ग्राम राग और देशी राग, ताल जो हम अभी चर्चा ही जिसकी कर रहे हैं, मार्ग ताल और देशी ताल, प्रबंध, मार्ग आश्रित गीतक। मार्ग आश्रित माने मार्ग तालों के आश्रित जो गीतक हैं, वो मार्ग आश्रित गीतक, देशी ताल आश्रित प्रबंध। यहाँ पे क्लियर होता है, भेद स्पष्ट क्लियर होता है कि कैसे जो मार्गों में आश्रित है, मार्ग आश्रित माने जो मार्ग तालों के साथ प्रयुक्त होते हैं, या जिन मार्ग तालों में जो भी रचनाएं गाई जाती हैं, वो गीतक, और जो ध्रुवता जो मार्ग ताल आश्रित गीतक और देशी ताल आश्रित प्रबंध, और जो प्रबंध है वो देशी तालों में गाए जाएंगे। तो ये तीसरा हुआ प्रबंध, मार्ग आश्रित गीतक और देशी ताल आश्रित प्रबंध। चौथा वाद्य, पटह और किन्नरी, 2 उदाहरण दे रही हूँ, बाकी तो उसमें बहुत से वाद्य हैं जिनको मार्ग और देशी के क्रम से ही बताया है ग्रंथकार ने। मार्ग पटह, देशी पटह, मार्ग किन्नरी, देशी किन्नरी। और नृत्य, नृत्य शब्द नहीं, नृत्य शब्द है और अंदर नर्तन शब्द मिलता है। नृत्य आदता या नहीं, नृत्य सिंगल ये और ये नृत्य, महत्व में जैसे लिखते हैं महत्व वैसा नृत्य, तो नृत्य या नर्तन। तो नृत्य के में 2 आया, मार्गचारी और देशीचारी। और ये मुझे तब जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आया था कि ये चारी शब्द क्या है, पर चूंकि मेरा ताल का काम था, मैं ताल में उसी में घुस गई, तो ध्यान नहीं, मैंने इस और कभी कनेक्शन नहीं किया। फिर जब मैं बहुत साल बाद आसाम गई, और आसाम में जाकर के मैंने वहां की ताल पद्धति पर काम किया, मैं तब भी मुझे वो कनेक्शन, मैंने वो मार्ग जो चारियां लिखी, वो वहां पर आज भी चारी नृत्य को चारी ही कहा जाता है, और चारी ही नृत्य किया जाता है, रास किए जाते हैं और चारी की जाती हैं। तो वो परंपरा मतलब कैसे, मतलब वो चीज कैसे जुड़ती है कि वो परंपरा मतलब कहाँ, तो हम कहते हैं कि मार्ग लुप्त हो गया, मार्ग अपरिवर्तनीय था, लुप्त हो गया। फिर मैं किसी संदर्भ से हमेशा ये सोचती हूँ कि संस्कृति कभी मरती नहीं, संगीत भी कभी लुप्त नहीं होता, वो घूम फिर के आता है, हमें पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रांत में, किसी ना किसी रूप में उसकी कोई ना कोई शाखा मौजूद है, उसकी कोई ना कोई बात मौजूद है जो हमें
हमें पता नहीं है और फिर अचानक हमें कनेक्ट होती है, हमें क्लिक होती है, तो हमें लगता है हाँ, ये बात तो है और ये बहुत अच्छा सा संकेत होता है कि ये हमारी नाट्य शास्त्र की परंपरा, जब हम आज के समय पर बैठकर ये कहते हैं कि संगीत की थ्योरी पढ़ाना वो प्रैक्टिकल सीखना ही मस्ट है, बहुत अच्छा है, मस्ट है, लेकिन थ्योरी पढ़ना भी उसके बराबर ही मस्ट है। इसलिए मस्ट है बच्चों कि जब हम थ्योरी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं तो हम अपने प्रैक्टिकल पक्ष को भी बहुत अच्छी तरह न्याय से प्रस्तुत कर पाते हैं। बिल्कुल। आपने ये बात महसूस की होगी, जितने भी बड़े कलाकार हैं जो बहुत अच्छे वादक हैं या बहुत अच्छे गायक हैं, आप उनके लेक्चर तो सुनिए, आप हिल ना पाएंगे, उठ ना पाएंगे। उनका थ्योरी का, उनका लिखित, उनका शास्त्र पक्ष का भी ज्ञान उतना ही गहरा बैठा हुआ है भीतर। एक एक चीज को प्रस्तुत करने का अंदाज उनका बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। भीतर से तब आएगा जब बाहर से अध्ययन हमारे भीतर जाता है, तो वो भीतर का ज्ञान निकल के बाहर आता है, जो फिर एक समय पर थ्योरी सिर्फ थ्योरी नहीं रह जाती, बल्कि हमारी प्रैक्टिकल को प्रस्तुत करने का एक आधार बन के आती है। तो देशी संगीत में तो वो ये कहता है ताल स्तर प्रतिष्ठाया मिति, तो नृत्य, वो मैं ये बात कर रही थी कि चारी, तो वो जो चारी थी, नृत्य को जो चारी कहा, तो इस तरह से मार्गचारी और देशी चारी, कहने का आशय है कि मार्ग, ये जो नाट्य भरत मुनि इसका तो हुआ, अब जो शारंगदेव कहता है, वो शारंगदेव 5 प्रकार से बिल्कुल वर्गीकृत करके इनको अलग कर देता है कि इन रूपों में मार्ग ताल और इन ही रूपों में देशी ताल प्रयुक्त होता है। नाट्य शास्त्र में सारा विधान मार्ग ताल के संदर्भ में भरत मुनि कहते हैं। और एक चीज वहां पे छूट गई जो मैं भी अभी क्लियर करूं कि जो वाद्य का प्रयोग था, तो वाद्य में अवनत वाद्य की तो मैंने बात अभी की थी कि वो सौंदर्य वृद्धि के लिए, और एक सौंदर्य वृद्धि के साथ एक प्रयोग था, गायक जिस लय और चलन में गा रहा है उस लय और चलन को अपने वाद्य पर वाद्य के शब्दों द्वारा प्रस्तुत करना, उसी लय और चलन में वादन को प्रस्तुत करना, जैसा कि आज हमें जवाब सवाल की संगति में देखते हैं हम, जो चीज थोड़ा सा अंश वैसा लगभग। अभी क्या है कि वाद्य, वो जो एक वाद्य की बात, अवनत पर उतना वो काम नहीं होता था, फिर किस लिए, फिर जब गायक गा रहा है तो उसको गाते हुए एक लंबे ताल की, मानो अभी एक कल में चल रहा है तब तो ये सन्निपा शम्या ताल शम्या दिख रहे हैं, द्विकल में भी दिख जाते हैं, चतुष्कल जब एक एक पाद भाग में गुरु 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 4-4 और उतना लंबा जब वो ताल बन जाता है और गायक की बंदिश भी उतनी लंबी गीतक की चल रही है, तो वो तालों के ठेके पर, इस पर जो हाथ की क्रियाएं हो रही हैं, इस पर गायक गाना गाते हुए नजर नहीं रखा रह सकता, नजर रखी नहीं रह सकती कि वो ठेका देखे कि वो अपना गाना गाने में अंदर जो उसके उपज का काम आ रहा है वो उसे करे, तो फिर क्या, उसकी भी व्यवस्था की गई। तो वहां पर कहा कि वाद्यम तो यद्घन प्रोक्तम कलापात लयान्वितः कालस्तस्य प्रमाणमि विज्ञेयं तालयोगतः, मतलब कि वाद्य, उसमें भी घन वाद्य, यहाँ पे घन वाद्य का चयन हुआ। घन वाद्य मीन्स आज के समय से समझे तो मंजीरा, मंजीरा मतलब, अब मंजीरे का क्या, वैसे तो लगेगा मंजीरा, आज मंजीरे का कोई उपयोग नहीं है, लोकगीतों में हम उसको टन करके ऐसे बस उसका कर लेते हैं मंगल ध्वनि के लिए, या उसमें एक आवाज, अच्छी आवाज आ रही है इसलिए, अरे उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, उस पर पूरा ताल प्रस्तुत होता था। कब, वहां तो केवल वो इसमें नाट्य शास्त्र के समय मार्ग ताल के समय तो सारा ताल हाथ से प्रयुक्त हो रहा है, और वो घन वाद्य केवल उसमें ध्वनि उत्पन्न करके ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ताल है, यहाँ पे ताल नहीं है। परंतु संगीत रत्नाकर जब देशी ताल आता है तो देशी ताल का सारा कार्य व्यवहार, सारा विधान केवल और केवल घन, वहां पर ये देशी तालों में हाथ की क्रियाएं भी लिखित में तो आती हैं, लक्षण में तो आती हैं, प्रयोग परंपरा में हट जाती हैं, और प्रयोग परंपरा का सारा विधान घन वाद्य पर होता है। और उस घन वाद्य में भी गांधर्व कुशलहा, वो जो आती है बात की, वो जो घन वाद्य में कुशल एक कान से तालधारी है वो रहता है, और वो उसके साथ, अब वो कैसे दिखाएगा कि मान लीजिए आप सोचिए कि ये हाथों का मैंने एक मंजीरा बना लिया, ये दोनों मंजीरे हैं, अभी सन्निपात दिखाना है तो मंजीरे को जोड़ के दिखाएंगे, ताल दिखाना, ये तो हो गया, ये तो क्लियर है, जैसे हम हाथ से दिखा रहे हैं वैसा हमने यहाँ दिखा लिया, ये तो हो गया सशब्द क्रियाओं में। फिर निशब्द क्रियाओं का क्या, तो इन नामों से सशब्द निशब्द क्रियाएं तो लुप्त हो गई, अभी था क्या, फिर बचा क्या, या प्रयोग में आया क्या, कहाँ के लिए, देशी ताल के लिए। अभी मैं देशी ताल में आ चुकी हूँ। देशी ताल में कैसे कि वो जो मंजीरा है उसको सशब्द में तो हमने आवाज उत्पन्न की, लेकिन निशब्द में एक दूसरे के पास तो लाए, आवाज नहीं उत्पन्न की।
ठीक है, एक दूसरे के पास तो मंजीरे के दोनों मुख आए लेकिन आवाज उत्पन्न नहीं की। एक क्रिया, निशब्द क्रिया एक, निशब्द क्रिया दो, मंजीरे को उठाया और दूसरी साइड जैसे हम हाथ का आज करते हैं खाली, और जैसे कि मार्ग दिए सशब्द निशब्द में था विक्षेप, वैसे ही मंजीरे को उठाया और दूसरी तरफ झटक दिया। क्रिया नंबर, निशब्द क्रिया नंबर 2। और निशब्द क्रिया नंबर 3 कि जो एक क्रिया से दूसरी क्रिया के बीच की जगह है, स्पेस है, उसमें मंजीरे के एक उसको उठाया, पार्ट को ये मंजीरा है और इसको घुमा दिया उतने स्पेस, उतने टाइम ड्यूरेशन में इस मंजीरे को घुमा दिया। तो ऐसे निशब्द क्रियाएं मंजीरे के द्वारा, देखने से लगेगा कि मंजीरा तो सशब्द क्रिया उत्पन्न करने का, और मंजीरा तो पहले इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करने का साधन ही नहीं लगेगा, लेकिन तो ये जो आप गुजरात में बैठे हैं, गुजरात का ही दहियालाल शिवराम का जी का ग्रंथ जो है संगीत कलाधार, अभी वो कान से ताल और कान से ताल कहते हैं मंजीरे को, और कान से ताल का प्रयोग 1902 तक वो दिखाते हैं शास्त्रीय संगीत के साथ में प्रयोग होता। तो वो परंपराएं चलती आती हैं, यहाँ तक आती हैं। हाँ, उनके दायरे, जगह उनकी सिमट जाती है कि पहले वो प्रयोग उन ही रूप में होते थे, फिर हमारे पास प्रयोग की बहुत सारी विविधता हो गई, चीजें बहुत हो गई, इन शास्त्रीय चीजों का शास्त्रीय ढंग से प्रयोग सिमट गया। एक थोड़े से एरिया में हो रहा है, कहीं पर हो रहा है, कहीं पर हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अभी हम देशी ताल की बात, अब देशी ताल पद्धति में तो जो मार्ग ताल में हमने देखा कि जो हमने अभी शुरू में देखा था कि वाद्य, अभी मैंने एक श्लोक कहा था, वाद्यम तुयद घन प्रोक्तम कलापात लयान्विता। तो इसमें जो ये चीजें आती हैं, ये सभी ताल को निर्माण करने की सहायक चीजें हैं, ताल को निर्माण करने के आधारभूत, इनको स्तंभ कहें। वाद्यम तुयद घन ये तो हो गया ये, लेकिन अभी ताल को निर्माण करने के लिए कला, पात, लय और काल, कला, पात, लय और काल, किसी भी काल में वो दो काल के दो अर्थ, एक तो काल, कालखंड जो हमारे ताल की रचना करता है, और एक काल, ये जो काल अनादिकाल से अनंत काल तक चल रहा है। तो किसी भी काल में जब वो ताल की रचना की जाएगी, तो वो ताल की रचना करने के लिए हमें ये 5 चीजें चाहिए ही चाहिए, कला, पात, लय, इकाइयां और अंग, जिसे कि अंग कहें, इकाइयां कहें। आज वो अंग और इकाइयां नहीं है, अभी मैं इस पर आऊंगी जब मैं 17वीं शताब्दी तक पहुंचूंगी तब। और काल, काल माने, तो मैं इन्हीं में से इन 5 का संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कि अनादिकाल से अनंत काल का वो एक विस्तृत कालखंड, लेकिन उसमें से एक विशेष कालखंड लिया जाता है, जिस विशेष कालखंड में ताल की रचना की जाती है। तो जब हम ताल की परिभाषा कहते हैं, जब हम कहते हैं कि गीत, वाद्य और नृत्य को आधार प्रदान करने वाला ताल, तो वो कौन सा ताल है? वो तो ठीक है कि ताल का हमने महत्व जान लिया और ताल हमने बजा लिया, ये तो सब हो गए, प्रयोग हो गए, मगर वो ताल क्या है? वो खुद अपने आप में ताल क्या है? तो अपने आप में ताल है, जो प्राचीन वाला ताल था वो सशब्द निशब्द आदि क्रियाओं द्वारा व्यवहृत होने वाला और लघु गुरु आदि इकाइयों से निर्मित होने वाला, लघु गुरु आदि इकाइयों से निर्मित होने वाला, सशब्द निशब्द आदि क्रियाओं द्वारा व्यवहृत होने वाला एक विशेष प्रकार का कालखंड, जब गायन, वादन, नृत्य में लगने वाले समय का निर्धारण करता है या माप करता है, तो वो काल कहलाता था। आगे आए मध्य युग में तो वही ताल है, ताल स्तर प्रतिष्ठा मिति से, जिसे मैंने अभी बताया। और आज भी हम देखें तो वो उस पे क्या था कि वो ताल अब, अभी एक बात उसमें और ऐड करूं कि वो ताल अब, ये मध्य युग का ताल केवल वो अब, चूंकि हाथ की सशब्द निशब्द क्रियाएं नहीं है, तो घन वाद्य द्वारा प्रयुक्त होने वाला ताल, और जब घन वाद्य द्वारा प्रयुक्त होने वाला ताल और मुख्य बात जिसमें कि आधारभूत उसकी रचना इन्हें किसी न किसी इकाइयों द्वारा हो। यहीं पर ये समझना है कि वहां पर लघु गुरु प्लुत ये 3 इकाइयां थी, देशी ताल में द्रुत और अणुद्रुत ये 2 इकाइयां और जुड़ गई, ठीक है। और उधर प्लुत था, खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका प्रयोग थोड़ा सा कम हो गया, और क्योंकि वो 3 मात्रा का था, इधर छोटे छोटे तालों के सन्निवेश और नीचे तक छोटी छोटी मात्राओं से वैरायटी बनाने की जो विविधता आई, उसमें द्रुत और अणुद्रुत का ग्रहण हुआ। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 अंग हो गए, द्रुत, अणुद्रुत, लघु, गुरु और प्लुत। अभी यहाँ पर एक विराम नामक इकाई और थी। विराम अपने आप में कोई स्वतंत्र इकाई नहीं थी कि जैसे ये 5 अंग हैं तो उनको हम छठा अंग कहेंगे, वो 6 अंग हो गए, नहीं, पर विराम था। विराम का प्रयोग कहाँ हो रहा है? हर एक जिस भी मात्रा की, जिस भी इकाई के साथ जुड़ रहा है, उसके मूल मान में आधे मान की और वृद्धि, उसके आधे मान की और वृद्धि कर रहा है।
अगर द्रुत के साथ जुड़ता है तो उस अर्थ में वो द्रुत विराम कहलाता है। द्रुत आधी मात्रा का है तो उसका आधा हुआ चौथाई, आधे के साथ चौथाई जुड़ा तो पौन मात्रा। तो पौन मात्रा के लिए तो कोई हमारे पास इकाई है नहीं ना, तो पौन मात्रा की इकाई विराम जुड़कर आती है, वो तब द्रुत विराम या द्रुत शेखर कहलाता है। अनुद्रुत चौथाई मात्रा का है, उसमें और उसकी आधी चौथाई मात्रा और जुड़ के तो वो बनता है वहां पर अनुद्रुत विराम, जो जिसका प्रयोग नहीं, क्योंकि अगर वो आधी मात्रा का तो खुद है भी आधी मात्रा में और जोड़ देंगे आधी मात्रा, तो अनुद्रुत के साथ नहीं जुड़ेगा। तो आधी मात्रा में आधी मात्रा, अगर चौथाई में चौथाई और जोड़ी तो द्रुत बन जाएगा, द्रुत ऑलरेडी है, वहां नहीं जुड़ेगा। अब कहाँ जुड़ेगा द्रुत के अलावा? द्रुत में जुड़ा और द्रुत विराम कहलाया क्योंकि वहां पौन मात्रा की जरूरत थी। पौन मात्रा के लिए कोई इकाई नहीं है सेपरेट। लघु के पास आइए, अब लघु के पास आते हैं तो लघु में लघु का आधा, लघु एक मात्रा का है तो लघु का आधा, आधी मात्रा, एक में आधी मात्रा जुड़ी तो डेढ़ मात्रा। डेढ़ मात्रा का कोई इकाई नहीं है, डेढ़ मात्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इकाई नहीं है ना, तो लघु विराम या लघु शेखर आता है। गुरु में पहुंचिए, ये मैं आपको मतलब इसलिए कि आप खुद समझ जाएं, खुद जान जाएं। गुरु के साथ जोड़ेंगे, गुरु का आधा, गुरु दो मात्रा का, गुरु का आधा एक मात्रा जुड़ी तो तीन के लिए ऑलरेडी प्लोथ है, तो गुरु के साथ जरूरत नहीं है। प्लोथ है ऑलरेडी 3 मात्रा का, अब प्लोथ के साथ और डेढ़ मात्रा, आधा डेढ़ और जोड़ेंगे विराम का प्रयोग में तो 4.5 मात्रा का। 4.5 मात्रा तक ताल के प्रयोग नहीं थे, जितने ताल के प्रयोग हैं वो 3 मात्रा तक होते हैं और नीचे अनुद्रुत तक आते हैं। तो अभी इतनी कितनी इकाइयां हो गई? अनुद्रुत, द्रुत, द्रुत विराम, लघु, लघु विराम, गुरु और प्लोथ। ठीक है, तो इन इकाइयों के द्वारा, इन इकाइयों के साथ अभी अब क्या होता है कि देशी ताल, देशी संगीत के बारे में जरा सा समझ लें तो देशी ताल समझने में थोड़ी सी उसमें आसानी होगी कि जो मार्ग तालों का प्रयोग मैंने आपको अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, अपौरुषेय है, अनादि है, आत्मोन्नति का साधन है, अपरिवर्तनशील है। देशी संगीत पौरुषेय है, परिवर्तनशील है। पौरुषेय यानी पुरुषों, हम इंसानों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला है, परिवर्तनशील है। और प्रयोग, इसका प्रयोजन क्या है? जैसे कि उसका प्रयोजन था देवता परितोष, इसका प्रयोजन है श्रोताओं के मन को रंजन करना, श्रोताओं के मन का रंजन करना। और जिसका फल भी दृष्ट है, उसका फल अदृष्ट है। अदृष्ट है इस माने में कि वो प्रयोग तो कर रहा है लेकिन उसका फल प्राप्त दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ वो जिस कार्यक्रम में किया जा रहा है वो कार्यक्रम सब कुछ सफलतापूर्वक हो गया, यही फल समझा जाएगा मार्ग के प्रयोग का। लेकिन यहाँ पे फल सीधा सीधा मिलता है देशी में, इधर गाया, इधर श्रोताओं का हृदय में खुशी का संचार हुआ, रंजकता आई। रंजकता आई का अर्थ वहां पर कुछ और थोड़ा सा सूक्ष्म था कि जैसे कि हम किसी कार्यक्रम को सुनने के लिए कहीं भी जाते हैं तो हम अलग अलग चित्तवृत्तियों के साथ जाते हैं। मानो मेरे किसी के घर में कोई अवसाद है, किसी के घर में खुशी है, किसी के घर में कोई कुछ मतलब कोई अच्छा सा कोई खबर आ गई है, किसी के यहाँ कोई अपनी किसी परेशानी में है। लेकिन जब किसी एक गायक के आप किसी एक प्रोग्राम पर पहुंच जाए, मानो आप तानसेन समारोह या कोई एक ऐसे समारोह पर पहुंच गए, आपके हमारे दर्शकों श्रोताओं की चित्त स्थिति तो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन वहां पहुंच के एक रंग में रंग गए। किसके? जो उधर से गायक गा रहा है या वादक बजा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, उतने समय श्रोताओं को सिर्फ गायन और वादन ही याद रहा। समझ में आया? वो अपने घर की जो भी चित्तवृत्तियां थी, जो परेशानी थी या जो खुशी थी, वो उस खुशी को भी भूल गया। यानी संगीत, देशी संगीत मनुष्य की उन भावनाओं से मनुष्य को उबार रहा है। उबार के कहाँ ला रहा है? गायक और श्रोता का दोनों का तादात्म्य हो जाता है। गायक और श्रोता, गायक गा रहा है और फल गायक को तो मिल ही रहा है, वो फल श्रोताओं को भी मिल रहा है। इसे कहा गया दृश्य फल की फल दिखाई देता है। उधर गायक ने गाया, एक स्वर ही लगाया और इधर मेरे हृदय से हो उठी और मैंने कहा आहा, और मैं भूल गई अपने सारे दुख दर्द। फल तो मुझे मिला, गायक ने तो वहां गया था स्टेज से, तो फल तो मुझे प्राप्त हुआ। ये है देशी संगीत का उद्देश्य, ये था जिसे कि इसमें परिवर्तन की बहुत गुंजाइश थी। इसको मतंग मुनि कहते हैं बृहदेशी में। अबला बाल गोपाल क्षितिपाल ही निजेच्छया गीयते यानुरागेण स्वदेशे देशी रुच्यते। अबला बाल गोपाल, स्त्री पुरुष बच्चे, अबला बाल गोपाल क्षितिपाल, राजा अपनी अपनी इच्छा के अनुसार गाते हैं। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कहा, परिवर्तन की बात नहीं कही यहाँ, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार गा सकते हैं।
क्या गा सकते हैं? गीयते यानुरागियां, यहाँ आता है यानुरागियां, अपने अपने केवल जो वो गाते हैं उससे कुछ ऐसी अनुराग की अवस्था बननी चाहिए, स्वदेशे देशी रुच्यते, कि वो देश देश की रुचि के अनुसार एक दूसरे को अपने में ढाल ले, एक दूसरे को अपने में समा ले। ये देशी संगीत, इस देशी संगीत में, ये देशी संगीत केवल एक प्रांत या एक देश का नहीं, चूंकि इसका संबंध इसके नाम में ही देशी है, देशीत्व है, ये देश देश का, प्रांत प्रांत का संगीत है। तो देश देश का, प्रांत प्रांत का संगीत है, तो प्रांत प्रांत के अनुसार आज हम ये खुद महसूस करते हैं, हमें पता है, आज हमें पता है कि प्रांत प्रांत के थोड़ी सी दूर पर भोजन बदलता है, पानी बदलता है, बोली बदलती है, भाषा बदलती है, संगीत भी बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि उस प्रांत के कल्चर के अकॉर्डिंग, उस प्रांत के रहन सहन के अकॉर्डिंग, उस प्रांत के संस्कार, उस प्रांत के लोकोत्सवों के अकॉर्डिंग। मेरे ये मतलब यूपी में बैठ के मेरे यहाँ के लोकोत्सव दूसरे हैं, गुजरात में बैठ के आपके यहाँ के लोकोत्सव दूसरे हैं। ऑब्वियसली मेरे यहाँ का लोक संगीत दूसरा होगा, आपके यहाँ का लोक संगीत दूसरा होगा। मेरे यहाँ का लोक संगीत दूसरी भाषा में होगा, आपके यहाँ का लोक संगीत दूसरी भाषा में होगा। ये संगीत की बात है। तो उनके साथ प्रयोग होने वाले ताल और तालों का चलन और तालों का चयन भी देशी के अकॉर्डिंग होना है, देशी के अकॉर्डिंग होना है। यानी अभी वहां पर जो पहले बड़े बड़े ताल मार्ग में प्रयोग हो रहे थे, क्योंकि वहां पे गीतक गा रहे हैं, यहाँ पे छोटी छोटी रचनाएं, उस तरह की रचनाएं गाई जा रही है जो कि देशी के जन जन के, देशी मतलब मन मन का रंजन करने वाली, तो उनके साथ छोटी छोटी मात्राओं के ताल। अब यहाँ से देशी ताल आता है, तो देशी ताल केवल 5 नहीं रहते, देशी ताल 120 ताल, देशी ताल संगीत रत्नाकर में शारंग देव कहते हैं, और अलग अलग ग्रंथों में 30, किसी में 30 भी मिलते हैं, किसी में शर्मा अक्षर में 57 मिलते हैं। तो वो 30 से 57 तो 60 तो 80 200 250, लेकिन अगर हम सारे देशी तालों का जब कलेक्शन करते हैं तो वो 1000 के आसपास देशी ताल हमें प्राप्त होते। हाँ, तो अभी और चलना है गौरांग सर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलना है। बीच में हाँ, जितेंद्र साहू जी का कोई प्रश्न है, मैं पूछिए, जितेंद्र पूछिए। साहू जी को मैं कहूंगा कि वो प्रश्न पूछिए। पूछे। जितेंद्र साहू साथ के साथ पूछ लीजिए। तो वो शायद, मुझे लग रहा है कि नहीं, आप कंटिन्यू करिए मैडम, कंटिन्यू करिए। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। जी। तो आगे अभी थोड़ी बात करते हैं कि क्या ये आपको कुछ अलग से आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है। आ रही है ना? वो शायद इन्वर्टर बंद हो रहा है। एक मिनट मैं खिड़कियां खोल लेती हूँ, लाइट चली गई। जी अब नहीं आ रही है। 1 सेकंड सर, बस 1 सेकंड। जी अब ठीक है सर। जी तो इन्वर्टर बोल गया। हाँ, तो मैं एक वो कर लेती हूँ, एक चीज मतलब पहले पूरी कर लेती हूँ। ये शास्त्र की थोड़ी सी बातें और रह गई हैं, इन्हें पूरी करती हूँ, फिर मैं वर्तमान पे आ जाऊं जल्दी से। जी। तो कुछ ये इसके साथ, हाँ, तो अभी हम जब वर्तमान की तरफ नहीं, अभी ये मध्य युग की सारी बात हो रही है। तो मध्य युग के पूर्व मध्य युग में इस तरह से संगीत रत्नाकर बहुत व्यवस्थित ढंग से 8 प्रकार की, मैं संक्षेप में समेटती हूँ, 8 प्रकार के इसके जो सशब्द निषद्ध क्रियाएं 4 इनके अलावा और 8 प्रकार के ध्रुवका, सर्पणी, कृष्णा, पद्मिनी, विसर्जिता, विशाख, ये और 8 प्रकार की मात्राएं, यति, लय, थोड़ा इन पे बताती हूँ क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट शब्द हैं कि तो यति और लय, इन 2 को ही लेती हूँ मैं, बाकी तो फिर सभी हैं। जो रस कौमुदी में जो 10 प्राण शब्द मिलता है, जो हम आज 10 प्राण ताल के 10 प्राण के रूप में हम जिन्हें पढ़ते हैं, उनकी स्थिति, क्योंकि बिना वो बाद में उनको 10 प्राण शब्द कहा गया, एक्चुअली ताल के वो निर्माणक घटक हैं, उनके बिना ताल की रचना किसी भी काल में संभव ही नहीं है। जब हम नाट्य शास्त्र का समय देखते हैं तो भी वही उन्हीं के द्वारा ताल निर्मित हो रहा है। हम मध्य युग में आ गए तो भी वही, और आज भी वही। कालो, वो आपको सबको पता होगा, कालो मार्गो क्रियांगानी ग्रह जाति कलालय है, यति प्रस्तारश्चेति। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? काल मार्ग क्रियांग, तो यहाँ आते हैं यति, लय पे। लय के लिए, लय थोड़ा सा समझ ले कि लय के लिए हम जनरली जल्दी से कह देते हैं कि लय गायन वाला नृत्य में लगने वाले संभव की गति को थोड़ा सा उसको शास्त्र के ढंग से समझते हैं। संगीत रत्नाकर में कहता है कि क्रियानंतर विश्रांतिर लयः, क्रियानंतर विश्रांतिर लयः स
क्रियानंतर मतलब दो क्रियाओं के बीच में लगने वाली विश्रांति। दो क्रियाओं के बीच में लगने वाली विश्रांति, ये एक क्रिया और ये दो क्रिया, लेकिन ये दोनों क्रियाएं होके छूट गई तो लय नहीं बनेगी। क्रियानंतर विश्रांति लयः, और वो कौन सी लय? जब वो नियमित और लगातार हो। ये क्रिया की दो क्रियाओं के बीच की लय है, ये भी दो क्रियाओं के बीच की लय है, पर ये लय नहीं बनी, नियमित नहीं है। एक ये थी और एक ये थी और एक ये थी। दो क्रियाओं के बीच की लय जब नियमित हो माने एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी के बीच की जो ड्यूरेशन है, बीच की जो विश्रांति है वो एक समान हो, इसे कहेंगे नियमित होना। ये 1 2 3 4 1 2 जो 1 और 2 के बीच में है वही 2 और 3 के बीच में, वो 3 और 4 के बीच में। और जब वो अब ये नियमित हो और लगातार हो, ये होकर खत्म हो गई तो लय नहीं बनी, लगातार हो तो ये लय बनती है। क्रियानंतर विश्रांति लयः, जब वो दो क्रियाओं के बीच की विश्रांति जब नियमित, ये है लय की स्पेसिफिक परिभाषा। एक्चुअली दो क्रियाओं के बीच की विश्रांति जब नियमित और लगातार हो तो वो लय है, जो कि 3 प्रकार की है। यहाँ पर लय विश्रांति के आधार पर है, लय गति के आधार पे नहीं है। गति और विश्रांति अपोजिट है, गति और विश्रांति का फर्क समझना है। आज हमारे यहाँ जो लय है वो ही है, उसको वही कहेंगे, द्रुत मध्य विलंबित ही कहते हैं। लेकिन द्रुत और मध्य और विलंबित आज गति का सूचक है। जब हम द्रुत कहते हैं तो ये है, और मध्य कहते हैं तो ये है, और विलंबित कहते हैं तो ये है। अंतर दो हैं। वहां जब द्रुत मध्य और विलंबित कहते हैं, कहाँ? नाट्यशास्त्र से लेकर संगीत रत्नाकर तक तो, और उत्तर मध्य काल तक भी जब हम लय कहते हैं, द्रुत मध्य विलंबित कहते हैं, वो ये 3 नाम ऐसे हैं, द्रुत मध्य विलंबित, इसके भेद ये हैं जो नाट्यशास्त्र से शुरू होते राज तक आते हैं, नाम में परिवर्तन नहीं आता। तो पर परिवर्तन आता है, कहाँ परिवर्तन आ रहा है? नाम में नहीं आ रहा, पर कहाँ आ रहा है कि स्वरूप में आ रहा है। कैसे परिवर्तन स्वरूप में आ रहा है कि जो ये लय है ये गति, हेलो, नहीं हाँ ठीक है, हाँ। तो ये विश्रांति माने जब जो 1 और 2 के बीच की विश्रांति है, ये अभी हम जब ये मध्य कह रहे हैं, मान लीजिए इसे हमने विलंबित कहा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए ये मेरी मध्य है 1 2 3 4 5 1 2, यही मेरी मध्य है एक्चुअली। अभी हम इसको विलंबित करते हैं, विश्रांति दुगनी हो गई। विश्रांति जो रुक रहे हैं विश्राम, वो दुगना हो गया है ना। विश्रांति दुगनी हो गई, तब लय आधी हो गई। जो परिभाषा है वो यूं निकल के आएगी, विश्रांति दुगनी हो गई और लय आधी हो गई। ये है आधे और दुगने का संबंध। अब ये मेरी 1 2 3 4 5 ये थी मेरी मध्य थी ना, 1 2, ये मेरी द्रुत है। विश्रांति दुगनी हो गई, विश्रांति आधी हो गई और लय दुगनी हो गई। आधी हो गई ना विश्रांति। 1 2 फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये मध्य चल रही है, दुगनी हो गई विश्रांति। विश्रांति ही तो बढ़ रही है, डबल हो गई ना विश्रांति। जी और जब है ना, और जब हम दुगुन इसका द्रुत करते हैं तो एक दो तीन चार 1 2 3, तो विश्रांति आधी हुई है। यहाँ पर विश्रांति आधी हुई है, तब लय दुगनी हो गई। तो ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट भी जरा सा समझने में थोड़ा सा, एक शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं और दूसरा एक चलन के अकॉर्डिंग, एक शब्द व्यवहार प्रयोग में हो गया आ गया। और दूसरा अंतर जो आया वो आया माप का, कि ये मध्य और द्रुत और विलंबित तो अंदाजन नहीं थी वहां पर। आज अंदाजन सुविधा अनुसार है। गायक जिस हर एक गायक, अगर आप 4 का एक ही प्रकार का राग सुनेंगे, 4 गायक होगा तो लय में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। स्पेसिफिक एक जैसी सब गा रहे हो वो नहीं, वो वहां पर ही हो सकता है, जबकि वो लय का माने लघु गुरु के इकाई का माप का या उस लय के बीच का काल माप फिक्स है। अब अगर ये फिक्स है कि उसका इकाई का यही रहना है, इस फिक्स पर ही गाना, ये फिक्स वाली ही मध्य है, इसके आधी वाली विलंबित, इसकी दुगनी वाली द्रुत है, ये लय फिक्स है, तो हर एक गायक इस फिक्स लय पर ही गाएगा, इस फिक्स लय पर ही अपनी रचनाओं का वादन करेगा। ये फिक्सनेस, ये स्पेसिफिकनेस, ये निर्धारितता, ये कालों का मापक वो आज नहीं होकर के लचीलापन, एक
लचीलापन चूंकि वो देशी का अनिवार्य अंग है, इसलिए कोई बुरी बात नहीं है। और लचीलापन इसलिए भी आया कि बाद में हमारे पास ऐसी बहुत सी रचनाएं आई जो केवल विलंबित या केवल द्रुत, केवल मध्य में नहीं थी, उनको द्रुत और बहुत द्रुत में भी जाना था। तबला वादन में भी और सितार में झाला वो अति द्रुत में बजना था। तो वो जो लय के इतने मतलब अति द्रुत और द्रुत की बात इसलिए मैं कर रही हूँ कि लय के सिर्फ ये तीन ही प्रकार नहीं थे। लय का झुकाव केवल विलंबित, मध्य और द्रुत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विलंबित और मध्य के बीच भी एक लय निर्मित होती है जो और थोड़ी बड़ी हुई विलंबित, फिर मध्य और द्रुत के बीच में एक लय निर्मित होती है यानी थोड़ी बड़ी हुई मध्य, और द्रुत तो अति द्रुत की ओर जाती ही जाती है। तो इस तरह से कई प्रकार के लयों का स्वरूप, इस तरह से लय का स्वरूप, लय तो लय है, लय के नाम भी नहीं बदलते, लय का रूप भी नहीं बदलता, लेकिन लय के प्रयोग की विधि बदलती है और बदलते बदलते यहाँ तक आती है हमारे वर्तमान स्वरूप तक। तो अभी ये अच्छा यति क्या लय के प्रयोग को लय मतलब उन्होंने कहा कि भरत मुनि ने कि लय प्रवृत्ति नियमो यति विधीयते। दत्तिल ने भी यही कहा, लय प्रवृत्ति के नियम को यति कहते हैं। लय प्रवृत्ति के नियम मतलब जो लय के कॉम्बिनेशंस बनाए जा रहे हैं, उन कॉम्बिनेशन के कई प्रकार हो सकते हैं। या तो हम किसी चीज को द्रुत में कंप्लीट कर रहे हैं, या मध्य में कंप्लीट कर रहे हैं, या विलंबित में कर रहे हैं, तो ये समायति है। अगर हमने किसी चीज को जो है विलंबित से शुरू किया और फिर अगर वो समायति है तो मैंने अभी आपको बताया ही, अगर स्रोतोगता है तो विलंबित से शुरू किया तो मध्य, और फिर मध्य से द्रुत में ले जाके खत्म किया। इसके भी दो रूप और बनते हैं, एक विलंबित से शुरू हो रहा है मध्य में, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो ये जैसे हम मान लीजिए एक लाइन से दिख रहा है सर, बोर्ड दिख रहा है? जी दिख रहा है। हाँ, मैं लाइन से बताती हूँ। यदि कोई कार्यक्रम विलंबित तो ये समायति एक जिस भी से शुरू हुए उसी में हमने पूरा कार्यक्रम खत्म कर लिया, मध्य या द्रुत, ठीक है। और यदि ये आपको हमारा शुरू होता है कोई कार्यक्रम स्रोतोगता का संबंध जोड़ा गया गाय की पूंछ से, सॉरी स्रोतोगता स्रोत की गति। अब स्रोत की गति वाली शुरू में विलंबित और उसके बाद में, जैसे शुरू में विलंबित, मान लीजिए ये विलंबित का परिचायक है, तो शुरू में विलंबित और फिर मध्य में कार्यक्रम आया और ये द्रुत में, ये स्रोत की गति। अभी ये इसके भी और दो भेद बन जाते हैं। फिर मध्य से द्रुत वही है, पहले का ज्यादा, फिर द्रुत लय बढ़ती हुई, स्रोत की गति आगे, जितना आगे स्रोत बढ़ती है नदी की गति का बहाव बढ़ता है। तो दूसरा और एक आपका आगे ये विलंबित और फिर ये मध्य। अभी इसके बाद आपका आता है ये गोपुच्छा स्रोतोगता की विपरीत है, यानी द्रुत से शुरू हुई मध्य में आती है और फिर विलंबित में जाती है। दूसरे इसके भी तीन भेद बन जाते हैं, मध्य से शुरू होती है विलंबित में आती है, और द्रुत से शुरू होती है और मध्य में आती है। तो ये मुख्य रूप से ये यतियों की बात की कि माने क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, लय निर्धारित हो गई, गीत निर्धारित हो गया, ताल निर्धारित हो गया, सब कुछ निर्धारित हो गया। उस निर्धारित हुए गीत को ताल के साथ में हम प्रस्तुत कर रहे हैं किन लयों में, और वो लय अगर इन क्रमों से सन्निवेश बनाती हैं तो उस क्रमों के सन्निवेश में उनको यति, उसकी समुदाय, उनके नाम वाली यति के अंतर्गत रखा जाता है। अब यदि ये इसे गीत, पहले ये हमारे पास ये तीन ही यतियां थी, ये यतियों के आगे अगर ये इसको मतलब गोपुच्छा के ऊपर अगर हम ये जो है स्रोतोगता के बाद, ये स्रोतोगता के बाद अगर गोपुच्छा जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है डमरू। इसको कहा गया डमरू या पिपीली कागज। इसका उलट अगर जी सही, ये बन जाती है हमारी मृदंग यति, वो उल्टा कर दिया। और उसके बाद एक विषम यति आती है जिसमें कि वो नहीं। अब ये यतियों का प्रयोग भिन्न भिन्न संदर्भों में आज किया जाता है, आज भी यतियों का प्रयोग होता है, और कहीं पर वो स्वर यति, कहीं पर शब्द यति, गायक की बंदिश, वो गायक अपने बंदिश को लेके, वाद्यों की बंदिशों को लेके तक तकिट ये इस तरह से करते हुए एक वर्ण से लेके 10 वर्ण तक पहुंचते हैं, फिर 9 8 7 5 4 इस तरह करके। तो ये यतियों का बड़ा खूबसूरत सा प्रयोग एक मिलता है। अब क्या होता है, ग्रह की बात और करते हैं, बस इसके बाद मैं आप बिल्कुल समेट दूंगी। तो ग्रह जो है तीन ही ग्रह, सम, अतीत और अनागत। सम, अतीत, अनागत, इसको ऐसे हम यहाँ पे समझ लें कि ये है ग्रह, तो दो ही कहे हैं, ग्रह या पाणी, नाट्यशास्त्र जिसे पाणी कहता है, जहां पर उसको ग्रहण करना हो, ग्रहण करने को पाणी।
तो ये आता है, ये समग्रह। सम दिख रहा है? बोर्ड, हाँ बस अब दिखा। हाँ, सम और थोड़ा सा दूर करे तो स्क्रीन से। हाँ दिख रहा है मैडम। सम मतलब ग्रह मूल एक है, उसके दो भेद आते हैं, सम और विषम। और विषम, सम तो सम ही है, यानी गायन और वादन जब एक साथ उठे तो सम है। और विषम के फिर आपके यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है आपका अतीत और एक होता है यहाँ पे आपका अनागत। ताल के संदर्भ में देखें तो ताल बीत गया है, गीत आने वाला है, और गीत के संदर्भ में देखें तो गीत बीत गया, ताल आने वाला है। ये दोनों ही परिभाषा अतीत और अनागत के संदर्भ में मिलती है। संगीत रत्नाकर में जहाँ शारंगदेव कहता है उसमें वो ताल के संदर्भ में ही कहता है, लेकिन टीकाकार आते हैं कि जो गीत के संदर्भ में अनागत को देखते हैं तो वो गीत बीत जाने के अर्थ में, गीत बीत गया, ताल अब आने वाला है, आया नहीं है, तो गीत के संदर्भ में लेते हैं तो अतीत कहलाता है। उस अर्थ में ये दोनों पलट जाते हैं। तो मूल रूप से अभी क्या हुआ है वर्तमान समय में, इसको समझने में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये हो गया कि ग्रह तो सम विषम अतीत अनागत ऐसे चार कह देते हैं, तो या फिर ये कह देते हैं कि सम, तो सम एक हो गई और विषम नहीं। ये जो सही बात वो ये है कि ग्रह एक शब्द है, ग्रह या कि नाट्यशास्त्र कहता है पाणी और संगीत रत्नाकर कहता है ग्रह। इसके दो भेद, समग्रह, विषम के दो, अतीत ग्रह और अनागत ग्रह। यहाँ तक ये बात तो खैर बहुत सारी है, फिर तालों के चतुरश और त्रश के आधार पर वो केवल चार और वो नहीं, उसका एक पूरा विधान है। लेकिन चलिए उसे फिर किसी दिन हम लोग बैठेंगे तो हम फिर उसे कभी करेंगे। अभी मैं आती हूँ तो यहाँ से ये चीज क्रमशः बढ़ती है रस कौमुदी में, और फिर रस कौमुदी के बाद, रस कौमुदी में हमें तालों के 10 प्राण मिलते हैं, और उसके बाद संगीत पर यहाँ से समझ लें कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 17वीं शताब्दी से यहाँ एक परिवर्तन, एक नहीं इस पीरियड में कई परिवर्तन एक साथ हो रहे थे। एक तो उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय ताल पद्धति अलग अलग हो गई, इसके संकेत हमें बिल्कुल स्पष्ट मिलते हैं। जब चतुर्दंडी प्रकाशिका में वो उसका लेखक चौपट, आदि, मंत्र, रूपक, जम, त्रिपुट, और एक ये 8 अलंकार जो उन्होंने 8 अलंकार दिए, उसके संदर्भ में इन 8 तालों के नाम लेता है, जो कि वर्तमान के दक्षिण भारतीय सालकसूट, सप्त सालकसूट ताल, उनके 7 ताल हैं, वही नाम लेता है। झोंपट को हटा के बाकी अधमपट की जगह ध्रुव है, वहां पर बाकी वही नाम 7 मिलते हैं। तो ये कर्नाटक ताल पद्धति हुई अलग। इधर क्या होता है कि मुस्लिम संस्कृति आने के बाद वो मुस्लिम संस्कृति के साथ बहुत सी चीजें आई जो जिसने संगीत में बहुत सारी संगीत की दिशा बदल गई, और बहुत सारे चेंज वो हुए कि उस समय केवल बाहर से आए हुए लोग नहीं, हमारे भीतर मतलब परिवर्तन तो दरअसल संगीत के क्षेत्र में अपने देश में, अपने भारत में भी हो रहे थे। लेकिन वो पीरियड ऐसा था कि जिस पीरियड में लोग भी वहां से उस समय आए तो गजल वहां से आती है, लेकिन उसी समय में हमारे यहाँ तबले का निर्माण भी हो जाता है। तो बहुत सारे ताल, सरमाए अशरत, वो उसका लेखक सादिक अली खां बाहर से नहीं आता, वो यहीं जयपुर में बैठ के लिखता है। तो वो लिखता है सरमाए अशरत को, और वो बहुत सारे ऐसे तालों के और ऐसी वाद्यों के ऐसी चीजों के नाम लिखता है, वो मतलब बताता है जो उनके लक्ष्य में उस समय प्रयुक्त होते थे, और जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में राधा गोविंद संगीत सार में भी मिलते हैं। पुष्ट होती है बात वहां से, क्या बात पुष्ट होती है कि संगीत इस समय, मतलब ताल इस समय जो अभी तक थोड़े समय पहले तक अपना घन वाद्य पर प्रयुक्त होता था, वो ताल तबला आने के बाद से सीधा तबले के ठेके के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। तो वो एक अलग चर्चा का विषय है कि ठेके की वो क्या वजह थी कि जिन वजहों से ठेके की आवश्यकता और उस ठेका और ताल का पर्याय बनना। लेकिन मुख्य बात यह है कि ठेका जो आया, उस ठेके पे बजने वाले पाठाक्षर संगीत पारिजात में एज इट इज वैसे ही मिलते हैं जो ब्रह्मताल में। अगर ब्रह्मताल का जो 28 मात्रा का वाला जो है, उस ठेके में पूरे बैठते हैं, तक दिमी तक दिमी तक 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 दिमी तक थो तक थो तक दिमी तक, ये पूरा अभी बदल गया, दात दिन नक थोंगा दिन नक तक दिन दात, रूप ठेका बदल गया, ठेके के बोल बदल गए, लेकिन वो पाठाक्षर नाम से हमारी लक्षण ग्रंथों की परंपरा में मौजूद हैं। लेकिन मौजूद होते हुए भी वो प्रयोग नहीं थे। क्यों प्रयोग नहीं था? क्योंकि हमारी ताल परंपरा तो पहले हाथ की क्रियाओं से और फिर घन वाद्यों से और इकाइयों के आधार पर थी। अभी प्रयोग की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि अब ताल परंपरा स्वतंत्र मात्राओं पर आधारित होकर के विशेष प्रकार के बोलों के द्वारा प्रयुक्त होने लगी। तब बोलों का काम अलग हो रहा था, अभी 16वीं शताब्दी तक बोलों का काम अलग हो रहा था, सौंदर्य की वृद्धि के लिए ताल का काम अलग हो रहा था, ताल मापन का काम सितार के द्वारा। अभी क्या हो गया कि
तीनों काम, ये तबले की मैं हमेशा कहती हूँ, सोचती हूँ कि ये तबले की खूबी है, सर्वव्यापकता है कि तबले से 3 काम होते हैं। मैं हमें ये बात ऐसे मेरे एक दिन ख्याल में 3 काम होते हैं कि वो अब आज की तारीख में तबला 3 काम करता है। सीधा-सीधा ठेका दे करके ताल का मापन भी कर रहा है, और जब गायक कुछ अपना काम, अपना उपज का काम करता है, तब तो वो सीधा उस समय सीधा-सीधा ठेका भी दे रहा है, और जब गायक उसको चुनौती दे रहा है, जवाब सवाल या ऐसा कोई भी काम, तब वो अपना सोलो, उसी एक कार्यक्रम में वो अपना सोलो भी बजा रहा है। वो सोलो ही, उस समय तो गायक सीधी-सीधी लाइन गा रहा है और तबला वादक सोलो बजा रहा है, चाहे वो पीरियड थोड़ा-सा आता है, लेकिन आता तो है पूरे वादन के बीच में। ये भी हो रहा है। तो तबले के द्वारा और क्या हो रहा है, ये मुझे एक बहुत अच्छी बात एक दिन ख्याल में आई कि तबले के द्वारा और क्या हो रहा है, एक परंपरा का हस्तांतरण हो रहा है। एक तबला शिक्षक अपने गुरु से तो सीखता है और शिष्यों को सिखाता है। क्या सिखाता है, क्या दे रहा है, क्या चीज कर रहा है, वो बोलों का निकास, वो बोलों का वादन, वो बोलों की संरक्षण की परंपरा, जो कि घरानेदार वादन शैली से आती है। और कहीं पर जब घराने खत्म होते हैं, जब हम देखते हैं तबले के घरानों की बात में इस जगह बीच में ला रही हूँ, क्योंकि अभी जो तबले का विद्यार्थी है वो बड़ा कंफ्यूज सा है कि वो घराने से बजा रहा है कि वो घराने से नहीं बजा रहा। एक्चुअली उसे नहीं पता, वो कुछ रचनाएं सीखता है, ये पर्टिकुलर घराने की है, लेकिन वो घरानेदार वादन शैली कहाँ सीख रहा है? अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठ करके वो तो सब कुछ सीख रहा है। जिनकी घरानेदार है उनकी वो घरानेदार थी, लेकिन एक शिक्षक कर रहा है वो बीच में काम कि वो घरानेदार बंदिशों को वो सीखता है और आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पे ये एक संरक्षण का काम हो गया। शिक्षण का काम तो हुआ ही हुआ, एक संरक्षण का काम भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने का काम। तो ये काम तबले में कई रूपों में हो रहा है। तबले सिर्फ तबला ही नहीं, तबला सिर्फ तबले को ही नहीं, तबला ताल, क्योंकि वो तो आधार है, तबला ताल को भी प्रस्तुत कर रहा है, तबला नृत्य के साथ और बाकी जो हमने अब तक देखा सब चीजों के साथ आधार प्रदान कर ही रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अब जो ताल पद्धति है, वर्तमान ताल पद्धति जो है, जिसका कि जो मैंने अभी कहा 17वीं शताब्दी से उसमें कई क्रांतिकारी परिवर्तन आए। कर्नाटक ताल पद्धति, हिंदुस्तानी ताल पद्धति अलग हो गई। ये फिर एक अलग विषय, एक अलग तरफ जाता है कि कर्नाटक ताल सिस्टम कैसे वो डील होता है। उत्तर हिंदुस्तानी ताल पद्धति के बारे में हम लोग सब लोग ज्यादातर जानते हैं, उस पर मैं बहुत बात नहीं करूंगी। और उत्तर हिंदुस्तानी ताल पद्धति में भी जो प्रांतीय ताल पद्धतियां हैं, बात उनकी है, प्रांतीय ताल पद्धतियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जैसे कि आसाम की ताल पद्धति, जैसे हम जानते हैं उत्तर, हम दक्षिण जान रहे हैं, हम उत्तर जान रहे हैं। उड़ीसा की अपनी ताल पद्धति है, आसाम की अपनी ताल पद्धति है जो खोल पर प्रयुक्त होती है। उड़ीसा में तबला ही प्रयुक्त हो रहा है। तो आप बंगाल में जाइए, कीर्तन के साथ रवीन्द्र संगीत की अलग एक ताल प्रणाली है, ताल परंपराएं, बहुत सारे ऐसे यूनिक ताल हैं उनके रवीन्द्र संगीत के। तो इस तरह से तालों का प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक ताल, बस एक चीज दिखाऊंगी कि मैं एक ताल में उदाहरण के लिए दिखाऊंगी कि जो नाट्य मतलब संगीत रत्नाकर से लेके वर्तमान समय तक चली आती है, अपना रूप बदल के, अपना रूप बदले बिना। ये बसंत ताल, कल बसंत पंचमी है, ये बहुत अच्छा सा मुझे मौका पहली बार मिला कि बसंत पंचमी है। हाँ, तो वरना हमेशा मैं इस ताल का उदाहरण बड़े गर्व से देती होगी, लेकिन बसंत पंचमी पे दे रही हूँ तो मेरा गर्व बढ़ गया। और तो इसका उदाहरण, इसका जो लक्षण है वो है लघु लघु गुरु, लघु 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 और गुरु गुरु गुरु। ये दिख रहा है ना सर? जी दिख रहा है। ठीक है, लघु 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 गुरु 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 कहाँ मिलता है? संगीत रत्नाकर में। कहाँ मिलता है? रस कौमुदी में। कहाँ मिलता है? संगीत पारिजात में। कहाँ मिलता है? संगीत समयसार में। कहाँ मिलता है? संगीत दर्पण में। और कहाँ मिलता है? संगीत कलाधर में। और कहाँ पे आज प्रयोग हो रहा है, कहाँ और किस रूप में मिलता है? इसी रूप में मिलता है, लघु 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 गुरु गुरु गुरु, लघु 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 गुरु गुरु गुरु, बिना परिवर्तन, अपरिवर्तनीय। कितने साल, वो जरा दिखा दीजिए मैडम। बता रही हूँ सर, आ रही हूँ अभी, बताती हूँ, तुरंत बता रही हूँ। और कितनी सदियां, कितने साल, क्या सर ये? ठीक है सर। हाँ, अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, थोड़ा सा ले जाइए इस साइड। लघु 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 गुरु गुरु गुरु, एक ही रूप है, रूप बदला ही नहीं, आज भी नहीं बदला। अभी वर्तमान का रूप दिखाती हूँ। जी जी। अब
देखिए बस 3 लघु और 3 गुरु लिख लीजिए बच्चे जितने भी हैं। अब देखिए वर्तमान में हमारे पास बसंत काल है। लघु 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 गुरु 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 1 2 3 4 ये देखिए बिल्कुल 1 बिल्कुल 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 और ये ऐसे ही नहीं खाली 9 मात्राएं नहीं होगा खाली धा दिन ता धेत ता ये गुरु है, गुरु आदि से विभाजित हो गया। धेत ता टिट कत गदि गन धा। क्या बात है, बहुत धा धेत धेत थुन थुन टिट कत गदि गन धा धेत धेत थुन थुन टिट कत गदि गन लघु 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 गुरु 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 धा। ये है, क्या बात। ये है मेरे भारत की परंपरा, ये है मेरे भारत की ताल पद्धति जो प्राचीन काल की मार्ग ताल पद्धति से चलती है और वर्तमान काल तक आती है और कहीं रूप बदलता है, कहीं नाम बदलता है, लेकिन फिर भी वो ऐसी खूबसूरती से बदलता है कि उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और हमको उसका हम सबको जो खासतौर से ताल के विद्यार्थी हैं, क्योंकि बाकी सबके विद्यार्थी हैं, बाकी और विधाओं के और सब्जेक्ट्स के विद्यार्थियों के लिए उनके स्पेशलाइजेशन के फील्ड हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करने के लिए उनके पास और भी और दूसरे स्कोप हैं। लेकिन तबले के विद्यार्थी और ताल के विद्यार्थी अगर मार्ग ताल और देशी ताल को हाथों से सिद्ध किए बिना और ताल का हमने सब कुछ कर लिया हो गया तो कहीं कोई एक ऐसा लगता है मन में जैसे कुछ खालीपन, जैसे 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 एक घर है और वो अपने बुजुर्गों के बिना है, जैसे एक घर है वो अपने बच्चों के बच्चे चले गए हॉस्टल तो हम खाली से बैठे हैं, ऐसा हमारा खालीपन है। अगर जो हमने और ये जो हमने सीख लिया तो एक ऐसी खुशी है कि हम ताल की प्राचीन परंपरा को जाने, हम ताल की मध्ययुगीन परंपरा को जाने, हम ताल की उस मध्ययुगीन से जब वो ट्रांसफर हो रही है वर्तमान में आ रही है तो क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें जाने और जब वर्तमान में आ गए तो फिर वर्तमान समय में अब उसका संबंध वहां से हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो जब भी जो मैंने आपको बताया कि करना क्या होता है, एक्चुअली लघु को 4 मात्रा के या तो लघु को 4 मात्रा के बराबर कन्वर्ट करेंगे और या तो लघु को हम 1 मात्रा के बराबर 1 तो 1 2 3 और गुरु है तो ये हो गया 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 यहाँ हो गया ये 6 7 ये 8 9 ऐसा करके हम सारे कितने भी तालों को जो भी ताल हमारे वर्तमान प्रयोग के ताल हैं इन तालों को हम कन्वर्ट करके इनके लघु गुरु के अंग इकाई के इनके अंग निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे इसकी पलट में आपको बस दिखा दूं जरा से 1-2 मिनट का टाइम और लगना है। जैसे हमारा यही तो बसंत ताल है, ये 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये है ना हमारा बसंत ताल वर्तमान का। हाँ जी दिखाइए, यही हमारा वर्तमान का बसंत ताल है। इस एक को मैंने ये 1 लघु ये 2 लघु ये 3 लघु ये 4 5 1 गुरु ये 6 7 1 गुरु ये 7 दिख रहा है सर? जी जी है ना। तो हम ये हो गई 2 अपोजिट फील्ड्स हो गए कि एक तरफ हम लघु गुरु को कन्वर्ट करते हैं, मात्राओं में लाते हैं, या हम वर्तमान ताल के सिस्टम की मात्राओं को लघु गुरु में कन्वर्ट करते हैं और प्राचीन पे ले जाते हैं। और तब हमारा कनेक्शन आज के तालों का कनेक्शन प्राचीन तालों के साथ ऐसा खूबसूरत जुड़ता है, तो ऐसा स्पार्क होता है कि ऐसी खुशी होती है कि अरे ये हम जो सीखते हैं ये इतने प्राचीन ताल हैं। तब हम ये नहीं कह पाते कि ताल का जो अस्तित्व है वो कटा हुआ है या हमने आज ही सीखा या जिन नहीं, या हम प्राचीन को नहीं जानते, हम जान जाते हैं, बड़े सहज जान जाते हैं और उसका प्रयोग कर पाते हैं, व्यवहार कर पाते हैं और प्रयोग और व्यवहार करके वर्तमान ताल पद्धति के साथ उसे जोड़ पाते हैं प्रैक्टिकली। ये मैं लिखित परंपरा की बात नहीं कर रही, किताबें लिखने की बात नहीं कर रही, हम प्रैक्टिकली उसे जोड़ पाते हैं और जब हम प्रैक्टिकली जोड़ के प्रेजेंट करते हैं तो ही उस विषय के साथ फिर न्याय भी कर पाते हैं, हो पाते। कुछ थोड़ा बहुत इसमें से आप लोगों के काम का कुछ बोल पाई कर पाई। अपने गुरुओं को फिर से प्रणाम करती हूँ, मुकेश सर को फिर से प्रणाम करती हूँ और गौरांग सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और केलकर सर हैं अभी? हाँ जी है मैडम है, हाँ, है। और केलकर सर आपको फिर सुनने की मेरी बहुत बहुत इच्छा होती है। जब जब भी आपके प्रोग्राम हो तो आप गौरांग सर के थ्रू या मुझे डायरेक्ट अपना लिंक जरूर भेजा करिए, तो मैं जरूर सुनती हूँ। और इसमें कुछ मुझे मेरे गुरुओं से सीख करके जो कुछ भी हो पाया, कभी दोबारा बैठेंगे, जो इसमें के कुछ बचे पार्ट्स हैं वो फिर हम करेंगे,
दक्षिण भारतीय ताल पद्धति के बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल में कभी किसी दिन, कभी अभी नहीं, जब भी कभी फिर एक बार बच्चों के काम का हो, बच्चे हों सिर्फ हम लोग हों, तो वो बच्चा पार्ट भी मैं देने की उसमें होंगी। और बाकी कोई फिर भी इस जगह हर जगह हम विद्यार्थी हैं और आपसे हमने हमेशा बहुत कुछ सीखा है। जो कुछ भी मेरी कमियां हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगी और मुझे आप सुधारने का हमेशा अधिकार रखते हैं, हमेशा हक रखते हैं, सुधारिएगा। प्रणाम धन्यवाद। सर। जितेंद्र साहू जी, आप बार बार आपका हैंड रेस कर रहे हैं, आपको जो प्रश्न है वो करिए। बताइए। जितेंद्र साहू जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट होकर आप बताइए क्या प्रश्न है। नेहा कुमारी, अच्छा वो बता नहीं पा रहे हैं। मैं वो चैट में कर दें, चैट में लिख दें, चैट बॉक्स में लिख दें, तो आप लोग बता दीजिए। वो कर रहे हैं, हाई है, अपना हैंड रेस कर रहे हैं, हैंड रेस लेकिन तो कर रहे होंगे, चैट बॉक्स में लिख दें। पूजा जी और नेहा। पूछिए। पूजा जी, हाँ। आपको पूछना है, पूछिए मैडम को। हाँ जी। सब मेरा यहाँ प्रणाम। खुश रहिए। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो वो ग्रह होते हैं, जनरली जब भी हम किसी से पूछते हैं ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, तो कोई बोलता है 3, कोई बोलता है 2, कोई बोलता है 4, मतलब जी। हर अलग अलग मिलता है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा। हम्म। हम इसके मूल जो है कितने प्रकार मानेंगे? हाँ बच्चा, अभी मैंने ग्रह की बात की थी तो आप शायद नहीं थे, मैं दोबारा बहुत संक्षेप में, अब ये उसमें बहुत उसका पूरा कॉन्सेप्ट है जो तो डिटेल में है, लेकिन मैं आपको बहुत संक्षेप में फिर से बता देती हूँ। दिख रहा है सर? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ देखिए, ये है समग्रह, और ये सम शब्द हमारा, ये भी मैं अब आपने पूछ लिया तो फिर से उसे ऐड कर देती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। ये सम शब्द हमारा वर्तमान का पारिभाषिक शब्द भी है, जो हमारा पहले मात्रा का सूचक है। लेकिन जब हम ये प्राचीन ग्रह की बात जब हम समझना चाहते हैं, तो वहां पर ये जो सम शब्द है, ये सिर्फ पहली मात्रा का सूचक नहीं है। ये सम शब्द है समान एक स्थान से, किसी एक खास स्थान से गायक और वादक का स्टार्ट होना। तो या तो वो एक साथ स्टार्ट होगा, ये पूजा जी आप समझिए बात को, या तो वो एक साथ स्टार्ट होगा और या तो वो आगे पीछे स्टार्ट होगा। क्लियर? जी मैम, जी ठीक है। अब वो या तो एक साथ स्टार्ट, अब जब वो एक साथ स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो सम है। इसी सम शब्द को नाट्यशास्त्र कहता है पानी। अब वो एक साथ स्टार्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वो सम है ही है। अभी तो यहाँ पे आता है ग्रह, ठीक है? तो अभी ये यहाँ पे मैंने बनाया था, ये हो गया ग्रह। वो कहाँ पे जो 10 अंग हैं, 10 तत्व हैं, 10 प्राण हैं, वो वहां पे तो आपको ग्रह वही मिलेगा ना, कालो मारो प्रियंगाने ग्रह जाति कलाल, ग्रह है ना, सम शब्द तो नहीं है ना, ग्रह है ना। जी तो वो हो गया ग्रह। अब आपने पूछा ग्रह के ही संदर्भ में, तो ये ग्रह हो गया, ग्रह का एक हो गया, ये आपका एक सम है, यानी जो हमने अभी कर देखा, अगर एक साथ उठ गया तो सम है ऑब्वियसली। तो ये आ गया यहाँ पे ग्रह पर पानी। अब ये आगे पीछे उठे अगर, तो फिर आगे पीछे उठे के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक शब्द दे दिया गया, विषम, यानी जो एक साथ उठ गए तब तो सम है। दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है ना? जी दिख रहा है। हाँ, यदि एक साथ उठे तो सम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बात खत्म। गायक और वादक एक ही साथ उठे, एक साथ उठे में एक बस सुधार यहाँ कर लीजिए कि वो आज के संदर्भ में जब सम की बात करेंगे तो पहली मात्रा पर आके एक साथ मिले, समापन की, वो मिले की बात नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट की बात है, और वो हमेशा पहली मात्रा होगा ऐसा नहीं। वो दूसरी, मान लो कि कोई ताल 5 मात्रा का कोई ताल व्यवहार में आ रहा है, तो ये सम का स्थान एक ही मात्रा होगा? नहीं, सम का स्थान ये चौथी मात्रा भी हो सकता है। उस स्थिति में एक सर्कल बनेगा लय का, 4 5 2 1 4 5 2 1 4 5। अब ये जो हमारा वो है ना, वो 4 5 2 1 4 5 2 1, क्लियर? वो 5 भी हो सकता है, 9 मात्रा की ताल में 9 आखिरी मात्रा भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 1 तो हो ही सकता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? गायक और वादक का एक साथ उठना, यानी वो पॉइंट पर उठना जहां पर वो जो सम की बाकी परिभाषा है, जहां पर की वो स्टार्टिंग पॉइंट लगे, जहां पर की गर्दन हिले, जहां पर की वो विश्रांति सी हल्की सी, वो बिना विश्रांति की विश्रांति हो, जहां पर वो सम हो गई। अब ये सम और विषम दो, अब इस विषम के फिर 2 भेद बनते हैं, एक पहले उठने के क्रम में अतीत
और एक दूसरा अंतिम उठने के क्रम में अनागत। ये इसका सीधा सा एक चार्ट है जो कि ग्रह के दो भेद सम और विषम। हुआ क्या, कंफ्यूजन क्या हो गया, जब लोगों ने इस पर लिखा, जब पुस्तकें लिखी, तो उस समय बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखने वालों ने नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर का अध्ययन नहीं किया, पर बीच से ये ग्रह हट गया, सम 1 विषम 2 अतीत 3 अनागत 4, यूं 4 हो गए, यूं 4 हो गए। 4 यूनिट, या तो कोई चीज पीछे उठेगी, तो विषम में जो 2 इसलिए रखे गए उसका साइंस है कि या तो कोई चीज पहले उठेगी या तो कोई चीज बाद में उठेगी। अगर या तो बाद में या तो पीछे है, तो उसके बिना और अलग विषम फिर क्या करेगा। अगर इसे 2 3 कहे से 4 कहे, तो ये दूसरे नंबर का विषम फिर खुद क्या कर रहा है, फिर तो कोई खुद रोल नहीं है ना उसका। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो वो सम रोल ये है कि सम 1 विषम 2 अतीत और अनागत। अब बस एक चीज छूट रही है, दोबारा बात याद आ गई तो उसे कर दूं कि वो जो इसमें अंतिम वो छूट जाती है, वो नहीं तो वो रह जाएगी। जो हमने देखा काल मार्ग क्रियान ग्रह जात में जो आखिरी शब्द है प्रस्तार, तो ये जो प्रस्तार शब्द है ये संगीत रत्नाकर वाले ग्रंथ में ये अंतिम जो शब्द है वो प्रत्यय नाम से मिलता है, प्रत्यय। और क्या होता है, इसका रोल क्या है, इसका रोल है एक ताल के लक्षण से अनेक ताल उत्पन्न करना। वो कैसे उत्पन्न होंगे ये आपको एक में दिखाती हूँ, फिर आप कितने भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए ये एक प्लुत, मान लीजिए किसी ताल का लक्षण ये दिख रहा है, नहीं मैडम, हाँ अभी दिखा, ये प्लुत, ये प्लुत दिखा। हाँ, तो किसी ताल का लक्षण ये एक है, प्लुत है, मान लीजिए सिर्फ प्लुत है। मैडम थोड़ा सा ऊपर करिए, ऊपर करिए, नहीं दिख रहा है मैडम। अभी दिखाऊंगी। हाँ जी दिख रहा है अब, ठीक है। हाँ जी। तो किसी ताल का लक्षण ये प्लुत है, प्लुत बराबर 3 मात्रा, ठीक है। ये किसी एक ताल का लक्षण है, एक नंबर। अभी देखिए प्लुत मतलब 3 मात्रा, अभी इसको तोड़ना है हमें, तो प्लुत 2 गुरु और लघु, ये 2 और 1 3 मात्रा, 2 लक्षण बन गए। उलट देते हैं 3 नंबर पर, लघु और गुरु 1 2 3 जी, मात्राएं 3 ही है, लक्षण 3 प्रकार से तैयार हो चुका है जी। और 1 2 और 3 लघु मात्राएं अभी अकेले प्लस से 4, यानी क्या वो ये सॉरी ये 4 मुझे यहाँ लिखना है, ये 4 ये थोड़ा नीचे नीचे दिखाइए मैडम। हाँ जी, हाँ अब, हाँ ठीक है। तो ये एक प्लुत से, एक ही प्लुत लक्षण से 4 प्रकार के 1 2 3 4 4 प्रकार के ताल तैयार होते हैं, जो कि 3 ही मात्राओं के हैं। एक बार वो गुरु और लघु से, यानी 2 और 1 3 मात्रा, दूसरा लघु और गुरु से, यानी 1 और 2 3 मात्रा। प्रयोग करेंगे तो पहले गुरु प्रयोग करेंगे, का चट्टा थपा का चट्टा थपा का चट्टा थपा, यहाँ पहले का चट्टा थपा का चट्टा थपा का चट्टा थपा, ये का चट्टा थपा का चट्टा थपा का चट्टा थपा बदल गया, और ये का चट्टा थपा का चट्टा थपा का चट्टा थपा, खुद एक मूल प्लुत का। तो ये जब इनके इस तरह से एक ही ताल के अनेक ताल पैदा किए जाते हैं, अनेक ताल उत्पन्न किए जाते हैं, अनेक ताल निर्मित किए जाते हैं किसी एक लक्षण से। अभी तो एक मैंने एक इकाई ली, अब मान लीजिए किसी भी ताल का लक्षण लघु गुरु गुरु, अब इसके हम कितने तोड़ेंगे, कितने हमारे बनते, पहले हम गुरु को पलटेंगे, इन्हें एक साथ रखेंगे, फिर लघु को पलटेंगे, इन्हें एक साथ फिर रखेंगे, फिर इनको इधर एक साथ करेंगे, ऐसे करके पलटते जाते हैं। तो एक ही ताल से अनेक, एक ही इकाई से अनेक ताल, और एक ही ताल से अनेक ताल उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या है कि ये प्रयोग वर्तमान में जुड़ता है हमारे, कि हम वर्तमान समय में जब एक ही उससे पलटों का काम करते हैं, हमारे पास मूल रचना तो इतने से होती है ना, वो उतनी मात्राओं की या उससे दुगनी मात्राओं की, बस कितने अनंत पलटे बनाते हैं हम, वो मूल बीज है ये यहाँ। ऐसे ही हम जो तिपल्ली चौपल्ली बजाते हैं, वो उसका मूल बीज कहाँ मिलता है, यतियों में। एक ही में समा सोतोगता और वो सोतोगता और वो कुच्छा मिलती है। जब हम तिपल्ली में जो उससे ठा से शुरू करते हैं तो उनमें जाते हैं और तिगुन में जाते हैं, तो वहां हमको मिलती है गोकुच्छा। ऐसे चीजें जुड़ती हैं और ऐसे चीजें मिलती हैं। तो ये हमारा भारतीय ताल का वो सिस्टम है जो प्राचीन काल से लेके वर्तमान समय तक आता है। कभी नाम बदलते हैं, कभी रूप बदलते हैं, कभी बहुत कुछ निजता के साथ ऐड होता है, और ऐड होकर के उस सिस्टम को, भारतीय ताल पद्धति को विस्तार प्रदान करता है, क्षेत्र की दृष्टि से और काल की दृष्टि से। धन्यवाद। कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी भी रहती है।
आप जानिए, समय की बात देखिए, आप जानिए, पूछिए आप बताइए, जैसा समय हो इन बच्चों को आप बताइए। और वैसे इन बच्चों को, ये बच्चे आपके, मेरे भी बच्चे हैं, इनको अपना मेरा नंबर दे दीजिए। अगर बच्चे हैं आपके पहचान के बच्चे हैं और इनको इतनी जिज्ञासा है तो ये, और तबले के बच्चे हैं या किसी तबले के गायन के जिसके भी बच्चे हैं, तो ये मुझे एनी टाइम फोन करें, मैं सबको फोन पे बताती हूँ सर। तो अच्छा, अभी अरुण कुमार जी, आपका कोई प्रश्न है, जरा पूछ लीजिए। बोलिए। नमस्ते। नमस्ते बेटे, बोलिए। मैडम, मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी बताएं। पहला तो ये कि आपने जो हाथ की ताली बताई, ये सन्निपात हो गया, जी, ये संपा हो गया, सन्निपात, और दाहिने हाथ की ताली बाएं हाथ पे शम्या, जिसे शंपा कहते हैं, मगर वो एक्चुअली शम्या नाम है। ये सम्या हो गया, उसके बाद ताल हो गया। इसकी अपोजिट ताल। और चौथा क्या आपने बताया मैडम? ये चौथा था ध्रुव चुटकी बजा, चौथा नहीं था एक्चुअली, वो पहला है ध्रुव चुटकी बजाते हुए हाथ का ऊपर से नीचे आना। आवाज हो रही है ना? ये जी चुटकी बजाते हुए हाथ का ऊपर से नीचे आना, ये ध्रुव, ये शम्या राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, ये ताल लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, और ये सन्निपात दोनों हाथों का सम्मिलन लास्ट। बहुत क्लियर मैडम। और अगर ये शास्त्रों में भी बहुत क्लियरली लिखा गया है अरुण जी। हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं जी, हमारे पुराने ग्रंथ, वो संस्कृत भाषा के अलावा और भी किसी का प्राकृत वगैरह भाषाओं में है क्या? जी, प्राकृत भाषा तो बात, मतलब जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ तो हर भाषा में हैं। थोड़ा सा क्लियर करूं, जो ग्रंथ हैं प्राचीन ग्रंथ, तो तब छपाई की सुविधा तो थी नहीं, तो हाथ के लिखे हुए ग्रंथ होते थे, तो हाथ के लिखे हुए ग्रंथों को मैन्युस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपियां कहा जाता है। बाद में जब छपाई की सुविधा हो गई तो नाट्यशास्त्र, सभी प्राचीन ग्रंथों का पब्लिकेशन लगभग हुआ है, लेकिन बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं जो कि अभी जिनका की अभी पब्लिकेशन नहीं हुआ है, मगर वो जैसे जोधपुर के किले संग्रहालय हैं, बीकानेर के अनूप संस्कृत लाइब्रेरी है, जयपुर के हैं, इस तरह के जो संग्रहालय हैं, और साउथ के बहुत सारे कुपुस्वामी शास्त्री इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी ये हैं, यहाँ पर वो अभी बहुत सहेज के संभाल के उनको रखा गया है और धीमे धीमे उनका प्रकाशन का काम हो रहा है। अभी बात आपने पूछी भाषा की, कि प्राकृत भाषा में है, वो है ऑब्वियसली है, लेकिन संगीत की बात जो मिलती है वो ज्यादातर संस्कृत के ही ग्रंथों में लिखी गई है। एक बहुत अच्छा आपका सवाल है, ये बात मुझसे छूट जा रही थी, आपने पूछ लिया तो मैं क्लियर कर दूं। एक संस्कृत भाषा में ही मुख्य, ऐसे समझिए कि जैसे हम 100 में से अगर विभाजित करें तो 70% तो संस्कृत भाषा में ही है, 30% हम ऐसे समझे कि अगर हम साउथ को भी अलग हटा दें तो साउथ में बहुत ग्रंथ हैं उनकी भाषा में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में तालाध्याय, ताल प्रदीपिका, ताल, वो मतलब उस जिसमें कि अलग प्रकार की चीजें हैं वहां, वो अभी हम ताल ध्यान और ताल चित्रों पे आपने काम किया था, वो अलग ही आपने किया था सर, याद होगा आपको, ताल ध्यान ताल चित्र का, तो वो अलग चीज है, वो वहां पर तो वो है, वो वहां के साउथ के ग्रंथों में है, वहां की भाषा में मौजूद है वो। लेकिन इसके अलावा उड़ीसा की लाइब्रेरी में उड़िया भाषा में है, आसाम की में असमिया भाषा में है, थोड़े थोड़े, जैसे 5% 10% ऐसा समझ लें, 5%। लेकिन मुख्य जो पांडुलिपियों का, ये जो संगीत विषयक ग्रंथों का लेखन कार्य है, वो संस्कृत भाषा में ही मिलता है सर। लेकिन अभी बिल्कुल घबराने की बात इसलिए नहीं है कि संस्कृत भाषा के इन सारे ही ग्रंथों का लगभग हिंदी अनुवाद हो चुका है, उन्हीं लाइब्रेरीज में मौजूद है। अरुण जी, और यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, इनको मैं सारे स्टूडेंट को एक बात बताना चाहूंगी। एक्चुअली मैडम की तो 8 किताबें हैं, लेकिन भारतीय तालों में एकता में अनेकता, वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत ऑथेंटिक बातें उसमें लिखी गई हैं। यानी मैं ऐसा मानता हूं कि हमें हमारे जो ताल है वर्तमान, उसको समझने के लिए जो हमारी प्राचीन मार्ग ताल परंपरा, उसको समझनी ही चाहिए। तो मैं वो किताब आप जरूर पढ़े मैडम की। एक अंतिम प्रश्न हमारे डॉक्टर केदार मुकादम सर पूछना चाहते हैं। जी हाँ जी सर, हाँ नमस्ते, बताइए भैया। निमेश के बारे में थोड़ा जानना है। चलिए, अच्छा है, आप इतने सजग विद्यार्थी बैठे हैं तो अच्छा है ना, कहीं कुछ छोड़ दो। मैं तो जल्दी समेट रही थी, ये घड़ी पे नजर देख रही हूँ, 5:45 हो गया है, तो मैंने कहा जल्दी समेट दूं।
सर दोबारा रखेंगे ना, मुझे दोबारा बुलाएंगे तब चर्चा करेंगे। अच्छा है आप पूछ रहे हैं। देखिए हाँ, एक निमेश मिनट वाला मैडम, कॉन्सेप्ट क्या पूरा है? मैडम एक मिनट हाँ पूरा जी, पूरा प्रश्न जरा उनका सुन लीजिए हाँ, एक बार। बताइए बताइए निमेश। हाँ 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 बोलिए। मैडम निमेश और अभी हम जो लघु कहते हैं जी, वो एक है, और दूसरा कि भरतनाट्य शास्त्र में एक मात्रा के लिए 5 निमेश कहे गए, तो वो जो है तो वो किस तरह से है? क्योंकि अगर 5 निमेश गिनते हैं तो अगर इक्विलिटी करना है तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी अगर हम जोड़ते हैं किसी ताल को तो वो अनइक्वल हो जाएगा। तो वो उसका कैसा वो रीजन था कि उन्होंने 5 निमेश क्यों गिने थे? ठीक है। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे 3 बातें उभर के आती हैं, 3 उसके घटक कहें, 3 उसके कॉन्सेप्ट कहें चीज को समझने के लिए कि निमेश का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एक पलक को झपकने में लगने वाला समय। अब हम यूं जाएंगे तो हम ऐसे सोचेंगे कि वो तो किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है, कोई जल्दी जल्दी झपके, लेकिन वहां का सामान्य, तो उस सामान्य शब्द का कोई अर्थ है कि एक नॉर्मल एक स्वस्थ इंसान को सामान्यतः झपकने में जो समय लगता है तो वो लगभग एक समान ही होगा। वो एकदम जैसे हम सामान्य नाड़ी, जैसे हम नब्ज की बात करते हैं तो सामान्य नब्ज तो वो लगभग एक जैसी होगी। वो ठीक है, अलग अलग इंसानों की अलग अलग हो सकती है पलक झपकने की। तो निमेश शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है कि एक साधारण मनुष्य को सामान्यतः पलक झपकने में लगने वाला समय, और ऐसे 5 निमेश में लगने वाला समय वो बराबर एक लघु का समय। उसी को हमने, मैडम हमारी वो जो गुरु थी, हमने उन्हें बहुत वो इतना बारीकी से काम करती थी कि ग्रंथकार ने कह दिया तो मान नहीं लेंगी, वो करके थी। तो संगीत समय सार में इसी का लास्ट जो एक आया है कि वो क्या कहते हैं कि 100 कमल पत्रों में सुई भेदन से, तो उन्होंने कमल पत्र 100 मंगवाए और मेरे सामने सुई में भेद के देखा कितना समय लग रहा है। तो एक्चुअली, और हमसे ये सिखाया कि हमें उन्होंने ये करवाया काम, उन्होंने तो ये प्रैक्टिकल करके देखा। उन्होंने हमसे वो जो 256वां हिस्सा है वहां तक पहुंच के, अब आप वहां से पलट करके कन्वर्ट करके आइए निमेश तक, आप उसका थ्योरी वर्क करके आइए। तो वो उसका, अब आप उसको, मैं आपको समझा देती हूँ और आप अगर उसको थ्योरी करके देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि वो बड़ी एकदम साइंटिफिक बात निकलती है, साइंटिफिक परिभाषा निकलती है। अब वो उसे चाहे वो ये कहे कि 5 निमेशों में पलक झपकने में लगने वाला समय, या इसी को उन्होंने, अब ये झपकने में लगने वाला समय हम जब करेंगे तो ये मेरे लिए तो दृश्य है, अनुभव गम्य है, लेकिन आपके लिए अनुभव गम्य नहीं। आप उसको मेरे द्वारा आप नहीं समझ सकते, आप अपनी पलक झपक के समझ सकते हैं, मैं अपनी पलक झपक के समझ सकती हूँ, ठीक है। लेकिन एक ऐसी विधि भी भरत ने कही जो मैं करूं पर समझे आप भी, माने कर्ता भी समझे और दृष्टा भी समझे, दर्शक भी समझे। वो इसी का दूसरा था कि यहाँ 5 पलक झपकने में लगने वाला समय, इसी को तो उन्होंने कह दिया छंद शास्त्र के लघु अक्षर, छंद शास्त्र का लघु अक्षर। अब वो बात वहां भी आती है कि आंखों को झपकने में लगने वाला समय अलग अलग होता है, तो उस लघु अक्षर को बोलने वाला समय भी तो अलग अलग हो सकता है। तो कोई कचटा तपा जल्दी से बोल दे, कोई कचटा तपा आराम से बोले, पर कैसे बोलना है वो बोलना है। जैसे ये दोनों जुड़ी हुई बातें हैं, अलग अलग बात नहीं है। जैसे 5 पंच ये निमेश पंच निमेश, वहां जैसे निमेश को 5 बार झपकने में जो समय लगता है, उसी क्रम से, उसी अनुपात में, उसी ड्यूरेशन में, उसी काल माप में जब हम क च ट त प या का खा, ये तो हमने सुविधा के लिए वर्ड ले लिए, हम छंद शास्त्र के 5 लघु अक्षर कहते हैं। वो 5, यही 5 निमेश, जैसे 1 झपकी 2 झपकी तो मैं अपना झपकूंगी, आप अपना, लेकिन जब मैं क च ट त प मुंह से बोलूंगी तो मैं बोलूंगी, आप भी सुनेंगे। इसलिए वहां पर ये इस बात को इसके साथ जोड़ा गया कि ये जो क च ट त प है या का खा गा गा अंगा है, का खा गा घा अंगा, ये 5, तो ये क खा गा गा अंगा है या ये क च ट त प है, ये जो है ये किस मतलब किस दूरी से किस अनुपात में बोला जाए, इस पे कितना समय दिया जाए, ये समझ ले इसे कितना समय दिया जाए, तो इसे उतना ही समय देना है जो कि एक निमेश को झपकने में लगने वाला समय है। दोनों जुड़ी हुई बात। अब एक निमेश को मैंने झपका का खा गा घा अंगा या का चा टा ता पा, आप अपना झपक के देख लें, मैं अपना झपक के देख लूं, बात वही आएगी, का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा। अब ये आप झपक के और ताल लगा के देखेंगे,
कुल मिला के ये एक क्रिया है, एक जैसे आप ये सोचे कि मान लीजिए घड़ी नहीं है, तो ये इसलिए है कि मान लीजिए घड़ी नहीं है तो समय को देखना है ना, वैसे कोई मापक यंत्र नहीं है, पर अंग को मापना है ना, तो अंग को मापना है, तो मापने के लिए मतलब मनुष्य के अंग की क्रियाओं का सहारा लिया। अब वो अंग का सहारा जो लिया, तो उसके द्वारा पहुंचना कहाँ है? पहुंचना तो ताल शास्त्र के अंग के माप पर ही है, उस इकाई पर ही है। ये तो साधन है, जैसे कि श्रुतियों के मापन को करके स्वर तक पहुंचना है, वैसे का गा गंगा या 5 बार पलक झपक लो, या का गा गंगा कह लो, या का चट्टा तपा कह लो, कहकर उस टाइम पीरियड को, उतने टाइम पीरियड में कहकर जितने टाइम पीरियड में पलक झपक रहे हैं, आके पहुंचना कहाँ तक है? ताल शास्त्र के लघु तक पहुंचना है। तो ताल शास्त्र के लघु तक पहुंचने के लिए उसके नीचे की स्टेज, पहले की स्टेज, नीचे नहीं, पहले की स्टेज आई छंद शास्त्र का लघु। अब छंद शास्त्र के लघु को भी कैसे नापा जाए? तो 5 लघु, ये पंचनिमेश को, अपने पलकों को ये झपकाने में लगने वाले समय के आधार पर नापते हुए, क्रम से आगे बढ़ते हुए हमें ताल शास्त्र के लघु तक पहुंचना है। जी मैडम, आपका वीडियो बंद हो गया है। अच्छा, मैं तो देख रही हूँ वीडियो में। हाँ, अच्छा। हाँ, अच्छा, अभी ठीक है? हाँ, अभी तो ठीक है मैडम। अभी सर? जी, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद मैडम। वैसे प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो रुकने वाली बात है नहीं, लेकिन एक जरूर मैं आपको एक प्रॉमिस तो कर ही सकता हूँ ऐसा कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने एक चीज तो समझी होगी कि मार्ग ताल और उसके साथ हमारे वर्तमान ताल किस तरह से कैसे जुड़ते हैं जी, और किस तरह से आगे जाएंगे। लेकिन एक प्रॉमिस मेरा भी ये भी है, हमारे सारे डिपार्टमेंट के शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे डीन साहब भी है, तो बड़ौदा तो आपको आना ही है, और इसीलिए भी आना है कि हम यहाँ एक आर्काइव्स हम करते हैं कि आपके जैसे लोग हैं, मुकेश जी जैसे लोग हैं, तो यहाँ जब आते हैं तो उनका एक वीडियो रिकॉर्डिंग हम रखते हैं अगली पीढ़ी के लिए। जी। इसीलिए आपको आना ही है यहाँ। और मैं बहुत डिपार्टमेंट की ओर से, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर से और महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी की ओर से मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक कार्यक्रम हमारा खत्म हो उससे पहले हम 3 लोगों को और सुनना चाहेंगे। एक तो पहले राजेश सर को मैं विनती करता हूँ, उसके बाद मुकेश गर्ग सर को, और अंत में हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर अजय अष्टपुत्रे साहब को मैं विनती करूंगा कि वो समापन करे और समापन विधि करे। वो मैं राजेश सर को विनती करता हूँ। राजेश सर। जरूर सर। मैडम नमस्कार, बहुत धन्यवाद, आपने इतना धारा प्रवाही जब आभासी मंच होता है तब डेमोन्स्ट्रेट करना मुश्किल होता है, पर जब कभी भी आपको संभव हो पाए आपने वो किया, उसके लिए मैं बहुत यानी मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि इतनी लयदार बात हो रही है और मेरे जैसा बेलय नहीं सर, नहीं, मैं तो आपकी बहुत जबरदस्त फैन हूँ सर। गौरांग सर बुरा ना मानिएगा, मैं राजेश सर की बहुत फैन हूँ। नहीं, अच्छी बात है। हमारे वहाँ तो एक से एक है ऐसे लोग। सचमुच में आप लोग सचमुच कमाल करते हैं। आप लोग जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह से बैठ के इतना कमाल करते हैं कि मैं सोच भी नहीं पाती। और गौरांग सर आपको धन्यवाद इसलिए भी कि आपने इतना बड़ा मंच मुझे दिया, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती, एक कमरे में बैठी रहती हूँ, कहीं निकलती नहीं मैं, लेकिन आप और है बाहर। जी आऊंगी सर। जी सर। जी राजेश सर। सर ने तो वैसे कह दिया है आपको कि आप अगली बार बड़ौदा ही प्रत्यक्ष रूप में आएगी, क्योंकि इस बार भी हम आशा रखते थे कि फरवरी मार्च तक कुछ हो जाए, पर ये कोरोना ने 2 साल इंसान की जिंदगी से बिल्कुल निकाल दिए। पर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि कई आयाम मैंने ऑब्जर्व किए आपके वक्तव्य में कि काफी ऐसे एस्पेक्ट्स है, काफी पहलू है लय के मामले में कि जो वोकल या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के विद्यार्थियों को खास करके लघु मात्रा का ज्ञान होना, उसका सेंस होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ताल ऊपरी या सतही स्तर पे समझना आसान है, पर उसकी बारीकियां या उसके आगे चलते एक ताल जैसे या फिर झपताल या धमार ताल जैसे जो कॉम्प्लेक्स ताल है, उसमें
एक समझ पैदा करने के लिए, सूक्ष्मतापूर्ण समझ पैदा हो, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस, मुझे लगता है कि आपने लघु गुरु प्लुत की जो बात की और कचत्ता टप्पा वाली बात करी, और पंडित सुरेश जी का भी मैंने वो ताकिटा वाला सुना है, तो कितने सारे एडवांस जिसको कहते हैं विचार हमारे पूर्वजों ने किए हैं, पर कहीं ना कहीं एक गैप रह गया है। तो उस गैप को पूर्ति करने का कार्य आपके जैसे विद्वान कर रहे हैं, और आप आई, इसलिए मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं पूरा लेक्चर सुना हूं, मैं कसम से मैं कहता हूं, मैं पूरा लेक्चर सुना है, और आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आभारी हूँ। साथ में अष्टपुत्री साहब भी मैंने बाद में देखे, मेरा ध्यान बाद में गया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और गौरांग सर ने ये बहुत बढ़िया एक उपक्रम शुरू किया है। पंडित मुकेश गर्ग जी भी उपस्थित है, और सभी संगीतानुरागियों को मेरा शतशः नमन। गौरांग सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। हमारे साथ मैडम डॉक्टर ऋषितोष कुमार भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। फिर अनिरुद्ध जी महेश्वरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर डॉक्टर राहुल सुवर्णकार सागर से जुड़े हुए हैं। ऐसे कई सारे लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, और शुरुआत से है मैडम, अभी नहीं, जब से शुरुआत तब से है। मैं इन सबका धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ, और बस ऐसे ही जुड़े रहे। मैं मुकेश गर्ग साहब को विनती करता हूँ कि वो आशीर्वचन कहें और मार्गदर्शन करें हमारा सबका। मैं क्या बोलूं, इतनी देर से गुलशन जी लगातार एक ऐसे विषय पर बोल रही हैं जिसे देखना करना बड़ा कठिन है, जिसका अनुभव करना भी बहुत कठिन है। किताबों में और उस सब में जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं, लिखी जाती हैं, तो उन्हें समझना कितना कठिन होता है। गुलशन जी ने एक एक शब्द को, उसके पारिभाषिकता को परिभाषित किया, सामने रखा। और सबसे बड़ी बात मुझे जो हमारे पुरखों ने की है, उसमें मुझे ये कचट तप, ये जो उनका जो मान तैयार करना है लघु का, ये गजब की चीज है। ये किसी देश में आपको नहीं मिलेगी। हमारे पास कोई यंत्र नहीं था, हमारे पास कोई मेट्रोनोम जैसी चीज नहीं थी, और अब आप अपनी ही क्रियाओं में से जो कॉमन है उनमें से निकाल के निमेष से कचट तप को जोड़ना, ये कमाल का काम किया है। और मैं समझता हूँ हमारे सब विद्यार्थियों को ये बात समझनी चाहिए। छंद ज्ञान जो साहित्य का होता है और छंद ज्ञान जो संगीत का होता है, उसमें कैसा फर्क है, उस फर्क को समझना सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से साहित्यकारों को अब से कोई 15-20 साल पहले एक वेबिनार क्या, एक गोष्ठी सी हो रही थी, गोलमेज सम्मेलन जैसा, उसमें साहित्यकार लोग चर्चा कर रहे थे, और उन्हें ये लगता था कि ये लघु जो है ये संगीत का अलग कैसे हो जाता है, क्या है उसका, और किसी को कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब उन्हें ये बताया गया कि कचट तप या गजवदन, आपको कोई शब्द याद रहता है, अपना शब्द ढूंढ लीजिए, मगर एक एक को पूरा बोलिए संस्कृत की तरह। गजवदन नहीं बोलना है, गजवदन, आपको सहजता से वो लघु मिल जाएगा। तो ये जो बात है, मैं गुलशन जी ने बहुत धारा प्रवाह बोला है, बिल्कुल राजेश केलकर जी ने सही कहा है। और वो धारा जो है इतनी तेजी से प्रवाहित हो रही थी कि कोई और बोले भी तो वो धारा उसके ऊपर कब्जा कर लेती थी। तो मैं बहुत खुश हूँ गुलशन जी, आपको बहुत समय बाद मैंने देखा है यहाँ पे, और बोलते हुए तो बहुत ही समय हो गया। तो इस वजह से मैं पूरे भावसार जी को, केलकर जी को, पूरी फैकल्टी को बधाई देता हूँ। ऐसे विषयों पर इतनी देर तक चर्चा करवाना बेहद कठिन काम है, और आप लोगों ने कमाल किया है। मैं इस कलाम और कमाल दोनों को सलाम करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर आपको भी जब भी मौका मिले तो यहाँ आना है, बहुत सारा रिकॉर्डिंग आपका करना है यहाँ, और वो प्रिजर्व करना है हमें। तो मुकेश सर को विनती है कि जब भी मौका मिले
या मौका बना दीजिए, हम लोग तो रेडी है कभी भी यहाँ। अरे जब आप आज्ञा करेंगे तब चले आएंगे, ऐसी जी। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। और ये जो थाती आप पैदा कर रहे हैं ना, हमेशा अपने समकालीन लोगों की कोई परवाह नहीं करता। जैसे ही वो मर जाते हैं उसके बाद देखिए दुनिया भर के लोग गुण गा रहे होते हैं। और उनके रहते हुए उन चीजों का संग्रह करना ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग सजग हैं, हर जगह नहीं है। देखिए इतने डिपार्टमेंट्स हैं पूरे इंडिया में म्यूजिक जी। के, लेकिन कहीं कोई करता नजर नहीं आता। मुझे कोई डिपार्टमेंट नहीं दिखता जो ये काम कर रहा हो। आप लोग इतिहास बना रहे हैं और फिर से मैं सलाम करता हूं आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैं एक एक घोषणा और भी करना चाहूंगा कि 7 तारीख को 4 बजे फिर से यही प्लेटफॉर्म पर प्रोफेसर अनुपमा महाजन जी हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी इन परफॉर्मिंग आर्ट्स विषय पर उनका लेक्चर देंगी। तो मैं आप सबका उस वक्त भी आप सब लोग जुड़ेंगे ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं अंत में प्रोफेसर अजय अष्टपुत्री जी को विनती करता हूं कि वो समापन करे, धन्यवाद ज्ञापन करे। अजय सर। सबसे पहले मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सादर नमस्कार। पंडित मुकेश गर्ग जी भी हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं, तो मेरे लिए ये तो बहुत फैकल्टी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ में पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। मैडम मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब 2-3 मिनट शायद मेरे वाईफाई की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने आपका पूरा लेक्चर सुना। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे यहाँ जितने भी आज छात्र जुड़े हुए हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पीजी के हमारे पार्ट 1 में यही टॉपिक बतलाया गया है। और मेरे ख्याल से जिन विद्यार्थी लोगों ने आज लेक्चर ये आपका सुना है, वो निश्चित रूप से केवल विद्यार्थी ही नहीं बल्कि हम सारे आपके लेक्चर से ज्ञान वर्धित हुए हैं, ये तो बात पक्की है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं जरूर कहूंगा कि आपने 13वीं शताब्दी से लेकर जो बातचीत की है, उसके बाद नाट्यशास्त्र, उसके बाद रत्नाकर के ऊपर और पूरा लघु गुरु बतलाकर और फिर वापस ताल के दश प्राणों पर आकर और सारी चीजें जो आपने बताई, मेरे ख्याल से आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। तो मैं फिर से एक बार फैकल्टी की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से, एमएस यूनिवर्सिटी की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पंडित जी आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग ज्वाइन हुए हैं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो और हम सभी लोग किसी न किसी रूप में बड़ौदा में हम लोग सब इकट्ठा हो और इसी संगीत का बहुत आनंद करें। बस यही शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर से एक बार मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैडम डिपार्टमेंट की ओर से फिर से धन्यवाद और आज सर जितने भी लोग जुड़े हुए सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको धन्यवाद। मैं अब मीटिंग लीव करता हूँ। थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, नमस्ते सर।